अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। लेकर आई हूँ एक न्यू नॉवेल जिसका नाम है हाँ मुझे बस तुमसे मोहब्बत है। राइटर है कमरवीर शेख और इसे होस्ट करने वाली हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त माही। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हनी, अबीरा ने परिजों को पुकारने के साथ साथ इसके बेडरूम के भारी दुबीज पर्दे भी हटाने शुरू कर दिए थे। सूरज की तेज शुआओं की रोशनी सीधा परिजे के चेहरे पर लगी थी। घुप अंधेरे के बाद एकदम से तेज चमकती रोशनी इसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तेजी से ब्लैंकेट को सर ता पैर तान लिया। अबीरा की नजरों से यह मंजर पोशीदा नहीं रह सका। वो परिजे की इस हरकत पर सुलग कर रह गई और आगे बढ़कर इस पर से ब्लैंकेट खींच लिया था। मम्मी क्या है, सोने देना, कसरमंदी से भरपूर आवाज में कहा। टाइम देखा है तुमने? सुबह के 10 बजने को है और तुम अभी तक बिस्तर में पड़ी हो। मम्मी आज संडे है, ऑफ डे। लहजे में बेजारी ही बेजारी, हकीकी मायनों में नींद में खलल बहुत खला था। अगर ऑफ डे है तो मतलब सारा दिन सो के गुजारोगी। अबीरा को अपनी एकलौती बेटी पर गुस्सा आ गया। वो इसके सिरहाने आकर बैठ गई। वो जानती थी कि परिजा किस कदर मेहनत करती है। कराची के महंगे तरीन होटल की मैनेजर ऑफ डायरेक्टर के अलावा सोशल वर्कर, इसके साथ अपना शौक आर्ट गैलरी पेंटिंग करना। हफ्ते में 7 दिन ज्यादातर इसका पूरा वक्त बिजी जाता सिवाय संडे के, जिसमें वो अगर सोकर गुजारे तो अबीरा चिढ़ जाती थी। मेरी जान, मैं जानती हूँ बिजी रहती हो, मगर संडे तो अपनी फैमिली के साथ गुजारो। वो नरमी से इसके सुनहरी सिर के बालों में उंगलियां चलाने लगी थी, जिससे परिजे को बहुत सुकून, बहुत खुशगवार सा एहसास हो पा रहा था। परिजे ने अबीरा की ममता का फायदा उठाया और अपना सर उनकी गोद में धर दिया। ओहो, बड़े लाड उठवाए जा रहे हैं। इसी असना में अकमल खान भी बेडरूम में दाखिल हुए थे। अकमल खान की बात पर अबीरा धीरे से मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग दादा जान। अकमल खान की आमद पर परिजय ने बगैर पोजीशन बदले कहा। मॉर्निंग डेयर हनी, अकमल खान ने नरमी से कहा। भाई अबीरा। जी बाबा जान। उन्होंने सामने खड़े अकमल खान को देखा। बेटा वो शारिक हलवा पूरी और कीमे की कचौरियां ले आया है, तुम यूं करो वो टेबल पर लगवा दो और परिजे की फिक्र मत करो। अगर परिजे को नींद आ रही है तो मत उठाओ, सोने दो उसे। हल्के से शरारत से मुस्कुराए थे और उनकी शरीर मुस्कुराहट अबीरा अच्छी तरह समझ गई थी। अलबत्ता परिजे की बंद आंखें पूरी तरह खुल गई थी। बहुत भूख लगी है मम्मी। मेरा तो ख्याल था तुम अभी सोने के मूड में हो। अकबर खान अच्छी तरह जानते थे कि वो किस कदर खाने पीने की शौकीन है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खाना पीना इसकी कमजोरी है। लापरवाह और बेफिक्र होकर खाती थी। यही वजह थी कि इसका वेट बिल्कुल ही ओवर हो गया था। अबीरा बहुत समझाती थी कि अपने बढ़ते हुए वेट पर तवज्जो दो, कम खाओ, मिर्च मसाले के फूड मत खाओ, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। रोज ये लेक्चर 1 घंटे का मिलता, मगर मजाल है जो परिजे के कान पर जूं भी रेंग जाए। नाश्ते की टेबल पर पूरी का पॉट परिजे ने अपनी जानिब खींच लिया था। यार हनी अपी, या तो अपने पेट पर रहम करो या हमारी भूख को भी देख लो। शारिक इसके खाने पर टोके बिना नहीं रह सका, बल्कि पूरी को पॉट लेने के लिए हाथ बढ़ाया भी तो परिजे ने मजीद अपने पास कर लिया। मम्मी ने जो पराठे और ऑमलेट बनवाए हैं वो खाओ, खबरदार जो अपनी खराब नजरें इस पर डाली भी तो। परिजे आराम आराम से खाओ, क्या हो गया तुम्हें? जिस रफ्तार से वो खा रही थी लग तो यही रहा था कि कोई दूसरा ना खा ले। मम्मी, आप नहीं जानती है, पता है रात भी कुछ नहीं खाया था मैंने। आर्ट गैलरी में इतनी देर हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं सकी। खुदा का खौफ करे हनी आपी, पहले के लोग झूठ बोलते थे तो मर जाते थे, मगर अब तो बुखार भी नहीं होता। शारिक ने बुदकते हुए कहा। क्या मतलब? उसने नासमझी की कैफियत में शारिक को देखा। रात को 1 बजे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक किसने मंगवाई थी? ख्वाब देख रहे थे क्या? परिजा ने गुस्से से शारिक को देखा था, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी अबीरा की गुस्से आवर नजरें इसी पर है। अबीरा डिनर के बाद कुछ भी खाने के सख्त खिलाफ थी और परिजे पर तो सख्त पाबंदी लगाई हुई थी, मगर वो भी अपने नाम की थी। शारिक को अपनी बातों में पटा के इसे अपना काम निकलवा ही लेती थी। अबीरा ने नाराजगी भरी नजरों से परिजे को देखा और नफी में इधर उधर सर हिलाती अपने लिए चाय का कप उठाए होठों से लगा गई। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो इससे नाराज हो गई हैं। परिजे को अबीरा की नाराजगी की फिक्र लगी तो सब छोड़ छाड़ कर वो इनके गले का हार बन गई थी। सॉरी मम्मी, आई प्रॉमिस आगे से कोई बदएहतियाती नहीं होगी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, शारिक ने सरगोशी के अंदाज में कहते हुए पूरी का पॉट अपनी तरफ घसीट लिया था। अकमल खान भी हौले से मुस्कुरा दिए थे। शारिक की धीमी सरगोशी परिजे ने सुन ली थी। वो घूरे बिना नहीं रह सकी थी, बल्कि हाथ के इशारे से ना छोड़ने की धमकी भी दी थी। सच मायरा, मैं इस कदर परेशान हूँ परिजे की तरफ से। अबीरा के चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह देखे जा सकते थे।
अब क्या हुआ? होना क्या है? वही मसला। कल भी परिजे को कुछ लोग देख कर गए हैं, मगर साफ लफ्जों में इसी वक्त कहे गए कि परिजे का वेट बहुत है। उनके लहजे में उदासी और अजियत पुनः थी। सायरा बखूबी अंदाजा लगा सकती थी। अबीरा और सायरा दोनों बचपन की क्लोज फ्रेंड थी। हर दुख सुख, हर खुशी गम में बराबर की शरीक। हर बात, चाहे वो कोई भी मसला हो, एक दूसरे से शेयर करती, डिस्कस करती। इनकी दोस्ती इस कदर गहरी और सच्ची साबित निकली कि दोनों की शादियां भले ही एक दूसरे से अलग अलग खानदानों में हुई, मगर दोनों के ससुराल एक ही गली में थे। सायरा के घर में इनके शौहर और एक बेटी जिया के अलावा और कोई नहीं था, जबकि अबीरा के शौहर का इंतकाल जब ही हो गया था जब परिजे 14 साल की थी और शारिक 12 साल का। अबीरे के ससुर अकमल खान ने ही उनको संभाला। दुख और सानिया बड़ा था, मगर वक्त हर मरहम का इलाज है, सारे जख्म और घाव भर देता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला मुंह फाड़े खड़ा था, वो था परिजे की शादी, जो इसके ज्यादा वेट की वजह से नहीं हो पा रही थी। अबीरा बिला वजह परेशान होती हो, परिजे कोई इस कदर फरबा भी नहीं। माशाअल्लाह से प्यारी लगती है। क्या कमी है परिजे में, बताओ मुझे। मैनेजर ऑफ डायरेक्टर है, आर्ट गैलरी में माहिर है। अभी पिछले हफ्ते इसकी बनाई गई पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई है। इसके अलावा सोशल वुमेन वर्कर की फील्ड से भी मुंसलिक है। इतनी काबिल जहीन मुकम्मल है हमारी परिजे। जो लोग आकर ये कहते हैं कि परिजे का वेट ज्यादा है, वो हमारे बेटे के जोड़ की नहीं, तो वो सब बकवास करते हैं, फजूल गोई करते हैं। सायरा आस्तगी से अबीरा को समझाने की कोशिश कर रही थी। मगर सायरा, इसमें गलत भी तो कुछ नहीं। लड़की की काबिलियत, उसकी जहानत लड़के वाले बाद में देखते हैं, मगर पहले तो इसकी शक्ल, इसकी खूबसूरती, इसका सिरापा देखते हैं। तो क्या हमारी परिजे खूबसूरत नहीं है? मैदे जैसी रंगत पर खड़े नुकुश और सियाह शुगर फ्री लब, गोल्डन सुनहरी शहद जैसी आंखें और बाल, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर इसका मोटापा, वो नहीं देखती तुम? ये बात उन्होंने किस दिल से कही वही जानती थी, मगर हकीकत और सच्चाई पर खुशफहमी का पर्दा नहीं डाला जा सकता था। कोई मोटापा नहीं है बस, और ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखो, यकीनन कोई मुकर्रर वक्त होगा परिजे की शादी का भी। जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, और झटपट शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अबीरा ने एक ठंडी सांस हवा में खारिज की। इसी दौरान मुलाजमा उन दोनों के लिए चाय की ट्रॉली घसीटती हुई आई थी। सायरा ने खुद ही अबीरा के लिए भी चाय बनाई और प्लेट में केटली और कुछ निमकुर भी निकालकर प्लेट इसको थमाई। अबीरा ने चाय का गर्म घूंट अपने हलक में उतारा। और बताओ, जिया की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? परिजे की बातों में सायरा की इकलौती बेटी जिया को भूल गई, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। अबीरा को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। चल रही है? अरे हाँ, शादी से याद आया। सायरा ने चाय का कप कांच की टेबल पर रखकर याद आने पर उन्होंने अबीरा को तबस्सुम निगाहों से देखा था। तुम एक बात तो बताना ही भूल गई। मेरी ननद है ना फारीना, जो लंदन में रहती है, उसका एक इकलौता बेटा है साहिर जई। वो आजकल में पाकिस्तान आने वाले। फारीना की दिली ख्वाहिश है कि इसकी शादी यहाँ पाकिस्तान में हो। मैंने फारीना से परिजे का जिक्र किया था, उसको तो कोई एतराज नहीं है। साहिर आ रहा है, वो परिजे को देखेगा, और मुझे 100% यकीन है कि हमारी परिजे साहिर को पसंद आ जाएगी। अच्छा। अबीरा सायरा की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। दिल में उम्मीद के जुगनू चमकने लगे थे। बिल्कुल। अबीरा के चेहरे और आंखों के चमक पर सायरा के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट खिली थी। उन्होंने सदक दिल से अपनी दिल अजीज दोस्त के लिए दुआ की थी। अब तो ये केटलिस खा लो जो पड़े पड़े ठंडे हो गए हैं, और चाय भी अपना रंग खो चुकी है। जरूर खाऊंगी, मगर अपनी मुलाजमा से दूसरी चाय बनवाओ। खुशी से बातें खिली जा रही थी। अभी बनवाती हूँ। सायरा हौले से मुस्कुराई थी और मुलाजमा को आवाज दी थी। व्हाट, आज फिर से? अबीरा की इस नई फरमाइश पर मुंह खोले परिजे देखती की देखती रह गई। हफ्ते में 3 से 4 रिश्ते आते थे इसके, और सबका एक ही जवाब होता था। कुछ टाइम तो वो पुजमर्दा सी दुखी सी हो जाती थी, और दिल ही दिल में हतमी फैसला भी कर लेती थी। खुद को कंट्रोल कर लेगी, मगर ये जज्बातियात 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहती थी। इसका मोटू था कि खाओ पियो ऐश करो, और भूखे पेट नहीं, भर ले पेट इस दुनिया से जाओ। आज तो नहीं, मगर हो सकता है 1-2 दिन में। ड्राइंग रूम में अकमल खान और शारिक की नजर सामने खुले फाइल साइज के एलईडी की जानिब जरूर टिकी थी, मगर इनकी समात और ध्यान अबीरा और परिजे की जानिब था। यानी लड़के के माँ बाप नहीं, डायरेक्ट लड़का मुझे देखने आ रहा है। परिजे ने इस वक्त खासी जज्बातीपन का मुजाहरा किया था। हाँ तो इसमें क्या कबाहत है? अबीरा ने निगाहों की जद में परिजे को रखा, जिसने ब्लैक जीन्स पर रेड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती ज़ेब तन कर रखी थी। दादा जान, आप सुन रहे हैं? आप मम्मी की लॉजिक। वो तनफन करती अकमल खान के बराबर में धम से आकर बैठी थी। हनी, आप क्या करती हैं? पूरा सोफा हिला दिया, अभी मैं झटके से नीचे को गिरता।
शारिक ने संजीदगी से भरपूर एक्टिंग करते हुए परिजे को हल्का सा रुख मोड़ के देखा था। तुम फिलहाल अपनी तोती बंद रखो, ऐसा ना हो अभी सचमुच में मेरे हाथों से जाया हो जाओ। इसकी आंखों में इश्तियाल, गुस्सा और नाराजगी के मिले जुले तासुरात थे। मेरे बच्चे, अबीरा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आखिर क्या हर्ज है अगर साहिर तुम्हें देखने घर आ रहा है? अकमल खान ने निफासा से समझाना चाहा। परिजन ने अकमल खान को फटी आंखों से देखा था। इसका मतलब सारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और मुझे कानों कान खबर भी नहीं। अकमल खान के इस जुमले ने इसको सब कुछ समझा दिया था कि इन लोगों के दरमियान सब कुछ पहले से तय पाया जा चुका है। कुछ भी नहीं, हम तो बिरयानी खाने के ख्वाहिशमंद है, वो भी तुम्हारी शादी की। शादी की रगे जराफत एक बार फिर फड़की, जिस पर फिलहाल परिजन ने उसको घूरने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। इसकी खामोशी पर अबीरा इसके पास आई। मेरी जान, देख तो लो, क्या पता यहाँ बात बन जाए। अबीरा ने मुलायमत से उसको देखा था। इंशाल्लाह। अकमल खान ने भी तहे दिल से अपनी इकलौती चहती पोती के लिए दुआ की। यानी एक और तजुर्बा मेरा मुंतजिर है। अबीरा और अकमल खान के चाह से समझाने पर उसका सारा गुस्सा इश्तियाल ठंडा पड़ गया था। तजुर्बा कामयाब भी हो सकता है और हो सकता है आने वाले साल में दो छोटे छोटे तजुर्बों के साथ आप घर आए। शारिक ने जुमानी बात से उसको फिर से छेड़ा, जिसका मतलब परिजे तो नहीं, अलबत्ता अकमल खान और अबीरा जरूर समझ गए थे। एक दो छोटे छोटे तजुर्बे? वो मुंह में आस्तगी से बोलती हुई ना समझी कैफियत में शारिक को देखने लगी। एक दो सेकंड के बाद उसको यह तजुर्बे वाली कहानी समझ आई तो शारिक को खूनखार नजरों से घूरती अपने सारे नुकीले पंजे खड़े किए खड़ी हुई। शारिक जो इसकी जानिब से पहले ही किसी कार्रवाई का मुंतजिर था, तेजी से उठकर भागा था। शारिक चीखता चिल्लाता भागा और इसके पीछे परिजे रुको रुको कहती हुई। इस लड़की का बचपना नहीं जाएगा, अबीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह भी एक बहुत बड़ा मार्का था परिजे को राजी करने का, जिसमें अबीरा कामयाब ठहरी। कब तक आ जाएगा वो लड़का? अकमल खान ने निहायत पुरजोश लहजे में पूछा था। सायरा से बात हुई थी, शायद कल। वो पुरसूस निगाहों से टीवी की स्क्रीन को देखने लगे थे। आप आज रात के डिनर में क्या लेंगे बाबा जान? कुछ भी बना लो, मगर साथ मीठा जरूर बनाना। उन्होंने रिमोट उठा लिया था और कोई और न्यूज चैनल सर्च करने लगे थे। बाबा जान, आप जितने शौक से मीठा बनवाते हैं, आप तो कम परिजे ही पूरा खा लेती है। बुरी बात बेटा, मत टोका करो। किसी के बाप का नहीं, अपने नसीब का खा रही है। अकमल खान ने तेजी से टोका था। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है बाबा जान, मगर परिजे का वेट मुसलसल बढ़े रहे। अबीरे को यही फिक्र किसी दीमक की तरह खाए जा रही थी। कुछ नहीं होता, तुम्हारी सारी फिक्रें, सारी सोचे लामानी हैं। अब इनसे बाहर निकलो, परिजे को इसकी जिंदगी मस्त होकर जीने दो। अकमल खान दानिस्ता हल्के फुल्के लहजे में कहते हुए खड़े हो गए। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अबीरा भी एक गहरी सांस लेती हुई उठ खड़ी हुई और इनका रुख अब किचन की जानिब था। बाला, आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जिसका अबीरा को बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सायरा के हमरा आज शाम साहिर जहीर को आना था। उन्होंने अच्छे खासे नाश्ते का इंतजाम कर लिया था। फिर वो परिजे के रूम में गई और पूरी वार्डरोब खंगाली थी, जहां तकरीबन जीन्स, शॉर्ट, कुर्तियां, लॉन्ग टी शर्ट रखी हुई थी। एक भी ढंग का सूट नहीं है इस लड़की के पास। टेंशन और डिप्रेशन में इनके हिसाब झिंझला गए थे। अबीरा चाहती थी कि आज परिजे सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन दिखे, कि साहिर जहीर को पहली ही नजर में ना सिर्फ वो पसंद आ जाए, बल्कि शादी के लिए हाँ भी कह दे। मम्मी, अपने बेडरूम में कदम रखते ही इसकी निगाह सबसे पहले अपने वार्डरोब से निकले कपड़ों पर पड़ी, जो अबीरा ने सारे निकालकर बेड पर फैला दिए थे। मम्मी, ये सब क्या कर रही हैं आप? परिजे सदमातीन लहजे में बोली थी। तुम्हारे शाम में पहनने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। उनकी निगाहें अभी भी बिखरे कपड़ों पर थी। मगर क्यों? वो झिंझिलाई हुई अपने कपड़ों को साइड में करती बेड पर बैठी थी। क्योंकि मेरी जान, आज साहिर जई आ रहे तुम्हें देखने। अब ये साहिर जई क्या भला है? परिजे के आसाम में अभी भी झिंझिलाहट सी हो रही थी। अबीरा का पहली बुझवाता लहजा उसकी समझ से बाहर था। परिजे, बतायो तो था कि सारा की ननद का बेटा जो लंदन में रहता है। ओह, उसके सारे खींचे आसाब ढीले पड़ गए थे। और आप चाहती है कि मैं तैयार शैयार होकर उस लंदन फ्लर्ट के सामने जाऊं? हाँ बिल्कुल। लहजे में मसरूफियत थी। बाला आखिर बड़ी मेहनत के बाद एक सूट हाथ लगी गया था। व्हाइट शॉपर में पैक एक सूट, जिसे शायद परिजे ने खोल के भी नहीं देखा था। फेरोजी कलर की शिफॉन की घेरदार फ्रॉक, जिस पर ब्लू धागे से लाइट सी कढ़ाई हुई थी। शेफून के दुपट्टे के चारों तरफ प्लग लगाई गई थी। अबीरा को याद आया, उन्होंने परिजे की सालगिरह पर यह फ्रॉक गिफ्ट की थी। वो जानती थी कि परिजे ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मगर अबीरा ने कहा, कुछ चेंज करो और ये पहनो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। इस वक्त परिजे ने नाक मुंह चढ़ा के हामी भर दी, मगर बाद में बात आई गई हो गई।
परिजे ये पहनो आज तुम। अबीरा ने फ्रॉक को सताइशी नजरों से देखा और पूरी फ्रॉक खोल के इसके सामने कर दी। ना ही तो मुझे ये पहनना है और ना ही किसी साइड जाई के सामने जाना है। पहले लड़के वाले आते थे, वो मुझे रिजेक्ट करके जाते थे। अब लड़का खुद आएगा मुझे देखने और वो रिजेक्ट करके जाएगा। उसके लहजे में दबा सा गुस्सा हलकोरे खाने लगा था। वो सही मानों में अपनी नुमाइश से तंग आ गई थी। मेहमान आ गए थे जिन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया था। सायरा ने शारिक से अबीरा और परिजय का पूछा तो शारिक ने डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए दोनों कानों को हाथ से पकड़ा। इसकी हरकत देखकर सायरा हल्के से हंसी थी, बल्कि सब कुछ समझ भी गई थी। जितनी मेहनत और मुशक्कत मन्नत समाजा से सायरा और अबीरा परिजय को ड्राइंग रूम में लाई थी, इनका गुर्दा ही जानता था। बड़ी मुश्किल से इसको मनाया है, जब जाकर वो इनके हमरा ड्राइंग रूम में आई थी। मुंह फुलाए सर्द आंखों को झुकाए वो साहिर जई के बिल्कुल सामने बैठी थी। नाश्ते का दौर चला था। मुलाजमा कांच की ट्रॉली घसीट के यहाँ लेके आई थी। सायरा ने प्लेट में कुछ शामी कबाब और चिप्स रख के पहले अकमल खान को प्लेट पकड़ाई, फिर साहिर जई को। ड्राइंग रूम के पुरफिजा माहौल में खामोशी का राज था, जिसमें कभी कभी अकमल खान और साहिर जई की आवाज गूंजती तो कभी सायरा और अबीरा कुछ डिस्कस कर रही होती। इस वक्त कोई भी ये जाहिर नहीं कर रहा था कि साहिर जई परिजे को देखने आया है। इन सब के दरमियान एक नफूस जो चुपचाप बैठा अपनी खामोश धड़कती धड़कने गिन रहा था, वो दोनों हाथों की उंगलियों का आपस में पेवस्त किए मरोड़े रही थी। साहिर जई की गंभीर आवाज वक्फे वक्फे से इसके कानों में पड़े रही थी। इतनी खूबसूरत और सायराना आवाज वाले को देखना तो चाहिए कि इस जादुई आवाज का मालिक कौन है। झिझकते हुए इसने निगाह ऊपर को उठाई तो जैसे पल भर को धड़कना ही भूल गई थी। हैंडसम डैशिंग साफ शफाफ रंग सफेद रंग, खूबसूरत चेहरे के नकुश पर सियाह घनी मूछों तले दुदाज लबों का जोड़ा, बड़ी बड़ी आंखें। जब अकमल खान के किसी सवाल पर ऊपर को उठती तो इन आंखों की चमक से जाहिर होता था कि इनका रंग गिरे है। पर इसे को मुतासिर कुन शख्सियत का हामिल साहिर जई पहली नजर में पसंद आ गया था, जिसके बैठने और बात करने के स्टाइल में निहायत वकार था। पर इसे ने जाने क्यों हल्के से मुस्कुराते हुए सर को खम कर लिया था। अंदर से दिल ने एक गवाही दे दी थी कि यही वो शख्स है जो तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल कर सकता है। हनी बेटा, सायरा ने धीरे से पुकारा था। जी सायरा आंटी। परिजय ने रुख मोड़कर साइड वाले सोफे पर बैठी सायरा को देखा था। बेटा साहिर को अपनी पेंटिंग दिखाओ। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए परिजय को साहिर जई को देखा, जो अपने नाम पर परिजय को देखने लगा था। साहिर पता है, परिजय आर्ट काउंसिल में फर्स्ट प्राइज रह चुकी है। अभी पिछले ही हफ्ते परिजय की पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई है, जिसमें काफी सराहा गया है परिजय की सलाहियतों को। सायरा की बातों पर साहिर जई बड़ी दिलचस्प निगाहों से परिजय को देखा था। साहिर जई ने हाथ में पकड़ी प्लेट वापस कांच की टेबल पर रख दी थी। वेरी नाइस, फिर तो जरूर देखनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। जाओ हनी, सायरा ने फौरन कहा। परिजय साहिर को अपने उस रूम में ले आई जहाँ इसने अपनी पेंटिंग सजा के रखी थी, बल्कि ये रूम इसने इसी काम के लिए मखसूस कर रखा था। साहिर जई ने चारों तरफ नजरें घुमाई थी। बड़ा सा खूबसूरत रूम रोशन हो रहा था। बेबी पिंक के कलर स्कीम दीवारों पर जगह जगह छोटी बड़ी हर साइज की पेंटिंग सजी हुई थी। सात मुख्तलिफ रंगों से बहुत सी चीजों की नक्श निगारी भी की गई थी। सेंटर में टेबल कुर्सी का सेट रखा था। टेबल पर कलर ट्रे, ब्रशेस, महंगे तरीन कलर्स ट्यूब रखे थे। कुछ मैगजीन भी रखे थे। दो तीन कैनवास भी वहीं रखे थे। किसी एक कैनवास पर कोई पेंटिंग भी बनाई जा रही थी, जिसे अधूरा छोड़ा गया था। बिलाशुबा वो बहुत सलाहियतों की हामिल होगी। वो दिल से सराहे बिना नहीं रह सका था। चारों तरफ से घूमती नजरें इस वजूद पर आ ठहरी, जिसके लिए वो बिलखुसूस यहाँ आया था। साहिर जई के चेहरे पर संजीदगी के वाजे रंग उभरने लगे। सियाह घनी मूंछों तले अनाबी लब भींचे हुए थे। सोचों का महवर लफ्जों की तरतीब देने के ताने बाने बुन रहा था। वो परिजय को ना तो अंधेरे में रखना चाहता था, ना ही किसी आसरे पर, इसलिए हर बात वाजे करना चाहता था। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। परिजय, साहिर जई ने हल्के से पुकारा। जी। जाने आज क्या हुआ था उसको। दिल यूं धड़क रहा था जैसे पिसलियां तोड़कर सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है, वो कहकर कुछ देर को रुका। देखिए, मैं एक उसूल पसंद शख्स हूँ। यूं कहना ज्यादा आसान होगा कि मेरी जिंदगी एक ही टाइम टेबल है। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर हर एक काम को करना। अपनी लाइफ का हर फैसला मैंने खुद किया है। मैं कभी भी नाकाम नहीं रहा। कामयाबी की आखिरी हद तक मेरी पहुंच है। मेरी हर मंजिल मेरे कदमों तले है। लेकिन साहिर सही अपनी जिंदगी के बारे में उसको बता रहा था। परिजय को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसके लहजे में मौजूद संजीदगी की संगीनी का भी शिद्दत से एहसास हुआ था।
लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है। कौन सा? परिजय ने बेसाख्ता अंदाज में कहा था। यही कि आपको बिलखुसूस यहाँ देखने आने का। देखने यहाँ आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सायरा आंटी और मॉम के बेहद इसरार पर मैं यहाँ आया हूँ। वो तो कह रहा था, मगर इसके एक एक हुर्फ पर परिजय के चेहरे पर तारीकी सी छा रही थी। अंदर बाहर सन्नाटा सा छा गया था। बात दरअसल ये है कि मैं लंदन में ही अपनी एक कॉलीग अशल को पसंद करता हूँ, मगर मोम को बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहती है कि मेरी शादी पाकिस्तान की लड़की से हो। अब आप ही बताइए, क्या ये आपके मेरे साथ नाइंसाफी नहीं? कुछ तवक्कुफ के बाद साहिर जई ने परिजे की महवियत को महसूस करके उसकी चमकती काली आंखों को बगौर तका था। साहिर जई को देखकर इसके दिल में एक महूम सी खुशी की उम्मीद उजागर हुई थी। इसने सोचा कि हमारे यहाँ तो लड़के वाले लड़कियों को भेड़ बकरी समझते हैं, देखने आते हैं, पेट भरकर नाश्ता करते हैं और फिर बड़ी आसानी से एक कहकर रुखसत हो जाते हैं कि आपकी बेटी का जोड़ हमारे बेटे के साथ ठीक नहीं रहेगा, हमारे बेटे के आगे ये मोटी लगेगी। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो अपने मुफीद मशवरों से नवाजना एहसान समझते थे कि इसको योगा जिम करवाओ, जिम भेजो, एक्सरसाइज करे, वगैरह वगैरह। और जो लोग ये बोलकर जाते कि खाना कम खाया करे, मीठा छोड़ दे, तो परिजे पहले उदास व गमगीन हो जाती, मगर कुछ ही देर बाद वो डट के मीठा खा रही होती थी। साहिर जई का मसला भले ही अलग हो, वो लंदन प्लट था तो सोचा कि बाहर से आया है, उसको भला लड़की के मोटे पतले होने से क्या सरोकार, क्योंकि बाहर मुमालिक का माहौल ही मुख्तलिफ था। मगर इसका तो इरादा भी कुछ और ही था। और इससे पहले कि हर दफा की तरह फिर से रिजेक्ट कर दी जाए और कोई लड़का इसको रिजेक्ट करे, मैं ही सबके सामने जाकर इसकी शादी के लिए इनकार कर देती हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी ईगो मुझे बहुत अजीज है। इसकी सोचें तल्ख होने लगी थी। इस बार वो अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। बगैर साहिर जई को कुछ बोले उसको देखे वहां से निकलती चली गई थी। साहिर जई इसकी खामोशी को समझ नहीं सका, मगर इस गंभीर खामोशी को जानने के लिए वो इसके पीछे जरूर तेजी से गया था। ये लड़का ढूंढा है आपने मेरे लिए? ड्राइंग रूम की हल्की सी खामोशी में परिजे की तल्खी से भरपूर आवाज गूंजी थी। ड्राइंग रूम के हर नफूस ने परिजे की जानिब देखा था। कहाँ से आप लोगों को वो घोंचू मेरे लिए परफेक्ट लगता है? किसी एंगल से वो मेरे मेयार पर पूरा उतरता है? 1% भी वो मेरे मिजाज जैसा नहीं। मेरी आदत व अतवार मेरे ख्याल से बिल्कुल अलग है वो, इसलिए मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी। सायरा और अबीरा दोनों एक साथ खड़ी हुई थी। परिजे का तलखी में डूबा लहजा जबान से निकलते अंगारों ने चंद लम्हों के लिए इन दोनों की कुव्वते गोयाई स्लिप कर दी थी। शर्मिंदगियों में दो चंद अजाफा तो तब हुआ जब उन दोनों की नजरें परिजे के पीछे खड़े साहिर जई पर पड़ी थी। साहिर जई तो खुद हकदक चेहरा लिए परिजे को तक रहा था, मगर अबीरा को माहौल की कसाफत का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो बेख्तियार इसके पास आई थी और हल्के से इसके बाजू को झटका दिया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जो मुंह में आ रहे बोले जा रही हो? अबीरा ने दबे लहजे में दबा दबा सा गुस्सा हलकोरे ले रहा था। सवालिया नजरें तो अकमल खान और शारिक की भी थी जो इस पर उठी हुई थी। मैं कुछ गलत नहीं कह रही और अब मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। परिजे बगैर किसी की तरफ देखे वहां से हटती चली गई थी। हनी, बात सुनो मेरी। अबीरा को इसका अंदाज काफी गिरा गुजरा था। नागवार नजरों से उसको देखती वो उसके पीछे जाने लगी थी। अबीरा, अकमल खान ने हौले से मगर संजीदा लहजे में पुकारा था। अबीरा ने पलटकर अकमल खान को देखा। अकमल खान ने अबीरा को देखने के बाद सायरा को देखा और एक गहरी सांस ली। सायरा बेटी, हम आपसे और साहिर बेटे से मुआजरत ख्वाह हैं। जबरदस्ती की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता इस्तवार करना बहुत सी मुश्किलात से दो चार करता है। हमारी हनी को यह रिश्ता मंजूर नहीं तो यकीनन कोई वजह रही होगी। लेकिन बाबा जान, चंद ही लम्हों में भला मना करने की क्या वजह रही होगी? अबीरा को अकमल खान की मुंतक ही निराली लगी। अंकल प्लीज, आप मुआजरत करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आप हमसे बड़े हैं, ज्यादा समझ बूझ, अकल व शऊर के हामिल हैं। सायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि अकमल खान इस तरह बात करे। बैरकैफ, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए। अकमल खान संजीदगी से कहते हुए सोफे से खड़े हो गए और आगे से कोई भी लफ्ज कहे बगैर अपने कमरे में बढ़ गए। सायरा, मैं बात करूंगी हनी से। किसी किस्म की कोई जबरदस्ती या सख्ती मत करना। फिलहाल रिलैक्स रहो, आगे देखते क्या होगा। सायरा ने निहायत नफीस लहजे में अबीरा को समझाना चाहता। हालांकि इनकी अकल भी हैरान थी कि पल भर में ये क्या हो गया और क्यों हुआ। तजबजब का शिकार तो वो भी थी, मगर फिलहाल हालात को कंट्रोल करना ही बेहतर है। चले साहिर, उन्होंने साहिर जई को देखा जो इन सब के दरमियान खामोश तमाशाई बना सब देख और सुन रहा था। जी सायरा फूफू। साहिर जई ने हल्के से चौंकते मगर नजरें चुराते हुए जवाब दिया और इसकी आंखों नजरों के चुराने को अबीरा और सायरा ने मायूसी से तशबीह दी। इन लोगों के जाने के बाद अबीरा ने एक सर्द आ संजीदा माहौल सुपर्द की थी।
दूसरे दिन परिजा की वही रूटीन, इसके लापरवाह बेफिक्र अंदाज से तो यही जाहिर हुआ जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे पर लहजे में कल की बातों का मामूली सा भी शायबा नहीं था। आज रात होटल में हमारे मुल्क के वजीर आजम की बेटी की नवासी की एंगेजमेंट सेरेमनी है। बॉस ने सारी जिम्मेदारी मेरी लगाई है। होटल के हॉल को अच्छे से डेकोरेट करना है। आज तो बहुत काम है मम्मी, शायद मुझे देर हो जाए आने में। लापरवाही से गोया होती वो रात के केक से भरपूर इंसाफ कर रही थी। चाहे कोई मरे या जिए, कयामत आ जाए, कुछ भी हो, मगर परीजे का खाना पीना एक तरफ, अकमल खान तो अपनी चहेती लाडली पोती को दिलो जान और जान निसार नजरों से तक रहे थे, जबकि अबीरा के अंदाज में बरहमी थी, आंखों में नाराजगी और इश्तियाल था। वो कल से टेंशन और डिप्रेशन में भूली जा रही थी, और एक परीजे है जिसे खाने से ही फुर्सत नहीं। बहुत मजे का केक है, और चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है। केक का एक बड़ा सा बाइट खाकर उंगलियां चाटने लगी। कौन लाया है? सायरा आंटी, शारिक ने तेजी से कहा। वो खुद भी इसकी लापरवाही और बेफिक्री के तासुरात देखकर हैरान था। हैरानगी इसकी निगाहों में भी थी। वो भी जानना चाहता था आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है। सायरा आंटी का जवाब नहीं। वो जानती थी कि मुझे चॉकलेट केक कितना पसंद है। सरसरी अंदाज में कहती हुई केक पर से चॉकलेट का एक बड़ा सा हिस्सा उठाकर मुंह में रख लिया। हनी, इससे पहले कि अबीरा के सब्र व जब्त की बर्दाश्त जवाब दे जाती, उन्होंने कुछ बोलना ही चाहा कि अकमल खान ने अबीरा को हल्के से टोक दिया। तो वो चुप होकर बेबस निगाहों से अकमल खान को तकने लगी थी। जी मम्मी बोलिए। परिजे ने अबीरा को देखा। हनी आप बस कर दें, आपको होटल जाने के लिए देर नहीं हो रही, या आप वजीर आजम की बेटी की नवासी के फोन का इंतजार कर रही हैं? शारिक बेसाख्ता हल्के फुल्के लहजे में तंज मिजा कर गया। ओह, परिजा ने सर पे हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई। जी, खाने पीने की चीजों के आगे आपको कुछ याद नहीं रहता? शारिक मुस्कुराते हुए सामने रखे इसके चॉकलेट पर चोट कर गया था। शट अप, अपनी फिक्र करो तुम। और परिजे टेबल पर से अपना फोन, गाड़ी की चाबी और हैंडबैग उठाते वहां से तेजी से निकल गई थी। होटल को बहुत खूबसूरत और शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। हर किस्म के गुलाब के फूल, मरकरी व्हाइट बल्ब की तेज रोशनी में हर शय चमक दमक रही थी। वाकई लग रहा था कि किसी मशहूर व बड़े बंदे की शादी, बेटी की शादी है। अनवा अकसाम की बहुत सी डिशेज रखी गई थी। चाइना फूड, इटालियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, हर फ्लेवर की मजेदार ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मीठे में कोई 20 किस्म के तो स्वीट डिश रखी गई थी। यानी हर शख्स की पसंद नापसंद का खास ख्याल रखा गया था। जिसकी जो मर्जी चाहिए नौश फरमाए। गोल्डन फैंसी जीन्स पर रॉयल ब्लू खूबसूरत सी कीमती कुर्ती जेब किए परिजे होटल की आराइश व ज़ेबाइश देख रही थी। कहीं कोई कमी पेशी नहीं थी। हर शख्स ने होटल की डेकोरेशन स्टाइल को सराहा था। तारीफी कलमात सुन सुनकर परिजे का सर मजीद फक्र से बुलंद हुआ जा रहा था, क्योंकि ये सब इसी ने तो प्लान किया था। और इसके बॉस, इनका तो पूछो ही नहीं। तफाकुर से इनका भी सीना फूले नहीं समा रहा था। आखिर को होटल जो बिजनेस कर रहा था, वारे न्यारे हो रहे थे इनके होटल के। खिले खिले जा रहे थे। हर शख्स अपनी जगह खुश गप्पों में मसरूफ था। किसी की दिलकश हंसी तो किसी का लहजा कह कहा खुशी में डूबा हुआ था। परिजे इस वक्त भी किसी मेहमान खातून से तारीफें समेट रही थी। लाइट से पिंक मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी में इसकी मैदे जैसी रंगत ग्लोशरे मार रही थी। हेलो, किसी की भारी गंभीर आवाज ने इसकी सारी तवज्जो समेट ली थी। मुकाबिल को देखकर इसके शुगर फी लबों की मुस्कुराहट लबों की तराश में ही दम तोड़ गई थी। सिया नैन के लश्कारी मारती चमक दमक मद्धुम पड़ गई थी। निगाहों के सामने साहिर जई ब्लैक डिनर सूट में अपनी तमाम तर वजह समेत खड़ा इसी को देख रहा था, और साथ में कोई बड़ी प्यारी सी नाजुक अंदाम हसीना इसके बाजू में अपना हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी कि ये यकीनन वही लड़के जिसे साहिर जई पसंद करता है, जिससे शादी करना चाहता है। कैसी हैं आप? परिजे की खामोशी पर साहिर जई ने फिर इसको मुखातिब किया था, जिस पर परिजे हल्के से बौखलाई थी, मगर लम्हों में खुद को संभाल भी लिया था और खुद को सर जींस करने लगी थी। इसलिए साहिर जई को मुतमईन करने के लिए अपने सर को खफीफ से जुम्बिश दी थी। मैं बहुत देर से तुमको देख रहा था। आपसे तुम तक आने में इसने लम्हा भी नहीं लगाया था, जो परिजे को खासा नागवार लगा था। ओ सॉरी, क्या मैं आपको तुमसे मुखातब कर सकता हूँ? देखिए, कल जो हुआ मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो तुम? परिजे के लहजे में बरहमी के साथ साथ सिया नैन में बेजारी भी थी। फ्रेंडशिप। आई थिंक फ्रेंडशिप में कोई मुजायका भी नहीं। साहिर जई के पहलू में खड़ी इस लड़की ने बेसाख्ता कहा था। इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि साहिर जई ने इसको हर बात से बाखबर रखा हुआ है। परिजे, ये अशल है। साहिर जई के इस एक जुमले ने उसको सब कुछ समझा दिया था। परिजे ने बगौर इशल को ऊपर से नीचे तक देखा। निहायत ही दुबली पतली सी ब्लैक कलर की सिल्क की लाइट एम्ब्रॉयडरी फुल मैक्सी में
मलबूस इशल इसको एक आंख न बही थी, बल्कि उसको देखकर अंदर ही अंदर एक जलन हंसी होने लगी थी। पता नहीं इस सूखी सड़ी में ऐसा क्या है जो साहिर जईस पर फरिश्ता है दिलो जान से। परिजे की सोचों में जहर से घुलने लगा था। पहली बार इसके दिल में कोई सूरत बसी थी, इसकी आंखों को कोई चेहरा भाया था, वो भी पराया निकला। मैं और इशल एक दूसरे को पसंद करते हैं। साहिर सई के लबों में चाहे जाने का जोम था, आंखों में मोहब्बत की चमक दमक थी, खुशियों की बारात थी। परिजे के अंदर छन करके कुछ टूटा था। कितने ही लम्हों तक तो वो बोल ही नहीं सकी थी, मगर उसको खुद को संभालना है। खुद को जाहिर करने का मतलब था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना, जो कि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, वो हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुई थी। तो क्या मैं मान लूं हम अच्छे दोस्त हैं आज से? ओके डन। फरीजा ने दोस्ती का बड़ा हाथ साहिर जई का थाम लिया था। इशल ने भी अपना नाजुक मरमरी सा हाथ बढ़ाया, जिसे फरीजा ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट समेत थाम लिया था। वैसे तुम लोग यहाँ कैसे? उनकी यहाँ मौजूदगी परिजे को अभी भी कुछ समझ नहीं आई थी। ये तकरीब जिन लोगों की है, इनसे हमारी फैमिली टर्म्स है। मसरूफियत की वजह से मॉम डैड तो नहीं शिरकत कर सके, इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर साहिर भी आया हुआ है, तो और भी मुझे दिक्कत नहीं लगी। इशल ने साफ गोई से कहा। परिजे, हर कोई इस होटल के डेकोरेट की तारीफ कर रहा है। वाकई यू आर सो जीनियस। इशल ने खुले लहजे में दिल से तारीफ की थी, जिस पर परिजे ने हल्का सा सर खम किया था। सायरा की बेटी जिया की शादी स्टार्ट हो जाती है। पर इज्जत सही, चूंकि सायरा के घर ही कयाम पजीर थी, इशल भी यहीं आ गई थी सायरा के घर में। अबीरा भी दिन भर में कई बार यहाँ के चक्कर लगा लेती है। साहिर जई का इशल में इंटरेस्ट देखकर अबीरा और सायरा दोनों समझ जाती है कि उस दिन क्या हुआ होगा। पर इसे का अचानक से आकर भड़कना, गुस्सा करना, नाराजगी और इश्तियाल के मिले जुले तासुरात ने इन दोनों को सब कुछ समझा दिया था। हनी यही चाहती थी कि कोई लड़का उसको रिजेक्ट ना करे, इसलिए साहिर जई के मना करने से पहले ही इसने खुद इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। अबीरा का ग्लोगील लहजा सायरा को भी दुखी कर गया था। ठीक कहती हो अबीरा, और इशल की यहाँ मौजूदगी ही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन फारीना भाभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है अबीरा? इससे बढ़कर और सच क्या होगा कि वो दोनों यहाँ एक साथ है। और फिर मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। हमें हमें बच्चों की खुशियों को पहले इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। रहा हनी का सवाल, तो इंशाल्लाह इसका मसला भी हल हो जाएगा। इंशाल्लाह, सायरा ने सदक दिल से कहा, दुआ की थी। ये सब छोड़ो, जिया बेटे की शादी है, इसलिए फुल एंजॉय करना है। सायरा पप्पू। इसी असना में सामने से साहिर जई और इशल चले आ रहे थे। सायरा ने दोनों को देखा। मैं इशल को शॉपिंग करवाने ले जा रहा हूँ। जिया की शादी में पहनने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है इसके पास। ठीक है बेटा, आप लोग जाओ, सायरा ने नरमी से कहा। अबीरा आंटी परिजे कहाँ है? हनी तो मेरा ख्याल है होटल के लिए निकल गई होगी, उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चले ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा, साहिर जई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने साथ खड़ी इशल को चलने का इशारा किया। वो दोनों बड़े मेन गेट से बाहर निकले। गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाई थे कि सामने से निकलती, कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में गाड़ी की चाबी और महंगा तरीन कीमती फोन लिए, सिया नैन को ब्लैक चश्मे से छुपाए परिजे भी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। ब्राउन जींस पर ब्लैक टी शर्ट, गले में स्कार्फ बांधे वो शायद काफी जल्दी में थी। उसकी उजलत देखते हुए साहिर जई ने तेजी से आवाज लगाई थी। साहिर जई की पुकार पर परिजे ने इस सिमत देखा था। न चाहते हुए भी परिजे के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी। परिजे, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, चलोगी तुम भी हमारे साथ? ये तुम इतला दे रहे हो या अपने साथ चलने की ऑफर कर रहे हो? परिजे ने हल्के से मुस्कुरा के पूछा। न इतला न ऑफर, बल्कि हुक्म दे रहा हूँ। साहिर जई के लहजे में शोकी थी, अंदाज खालिस दोस्ताना, खासा बेतकल्लु। अच्छा? इसने अच्छा को लंबा खींचा था। लेकिन मुझे आज तक कोई हुक्म देने वाला पैदा नहीं हुआ। अंदाज खासा पुरएतमाद था। सियाह नैन से ब्लैक ग्लासेस उतारे, धूप की किरणों में इसकी मैदे जैसी सफेद रंगत चमकने लगी थी। साहिर जई तो पहली मुलाकात में ही इसके पुरएतमाद अंदाज से इम्प्रेस हो गया था। इसकी घनी सियाह मूंछों तले अनाबी होठों पर एक तबस्सुम ने करवट ली थी। फिर तो मैं इल्तिजा करूंगा कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए। इस दफा इसने इल्तिजाइया अंदाज अपनाया था। प्लीज परिजय, चलो ना। वो जो काफी दिलचस्प निगाहों से इन दोनों को देख रही थी, बाला आखिर बोल ही पड़ी। परिजय ने इशल को आम अंदाज में देखा था। दिल तो नहीं चाहता था, मगर वो कहते हैं ना कि हर बार दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिमाग से भी काम चलाना पड़ता है। ओके, मैं जरा अपने बॉस को एक फोन कर दूं, फिर चलती हूँ। परिजय ने रजामंदी पर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। इस शहर के सबसे महंगे तरीन शॉपिंग मॉल में इंटर हुए थे। एक से एक वैरायटी, बुटीक के हर खूबसूरत डिजाइन, कलर्स डमी पर लटके हुए थे। नित नए खूबसूरत सूट, इस पर हसीन तरीन एम्ब्रॉयडरी।
कुछ कुछ फैंसी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए, तो कुछ रोजमर्रा में पहनने के लिए। ईशल का दिल तो चाह सब खरीद ले, और कौन सा ना खरीदे। ईशल अभी तक इसी शिशु पंच में पड़ी थी, मगर परिजों का एक खूबसूरत सा पिंक एंड पर्पल इम्तिजाज का फैंसी हैंगर खाब पसंद आ गया। इसने वो हैंगर उतार लिया था और सामने का दावर आईने के सामने खड़े होकर खुद से लगाया था। वाह, जबरदस्त! ईशल ने तारीफी भरी नजरों से परिजों को देखा तो बेसाख्ता कह उठी थी। साहिर सही भी इसकी लाजवाब पसंद से इम्प्रेस हो गया था। सूट वाकई बहुत शानदार पसंद किया गया था। परिजय ने शॉपकीपर जो इनकी हेल्प के लिए पीछे खड़ा था, परिजय ने उसको बुलाया। ये सूट मेरे लिए पैक कर दो। सॉरी मैम, मगर ये सूट आपको फिट नहीं आएगा, शॉपकीपर ने साफ लफ्जों में मगर मोजरत ख्वाह लहजे में कहा था। व्हाट, ऐसे कैसे नहीं आएगा? और तुम इतने यकीन से कह सकते हो? परिजय के चेहरे और लहजे पर मौजूद बरहमी पर शॉपकीपर हल्की सी खुजालत व खपत का शिकार हुआ था। मगर सच तो बहरहाल यही था। इसलिए मैम, ये मैडम साइज है और आपका साइज एक्सेल है। ये मीडियम साइज है और आपका साइज एक्सेल है। वो रोजाना 50 से ज्यादा लोगों को डील करता था, इसलिए इतना तजुर्बा तो था कि आंखें बंद करके भी बता सकता था कि जो सूट किसी ग्राहक ने पसंद किया है वो इसके साइज का है भी या नहीं। परिजे, आई थिंक ये ठीक कर रहे हैं, ये तुम्हारा साइज नहीं है। ईशल और साहिर जई भी इनके पास आ गए थे। ईशल ने चाहा ये सूट वो ले ले, इसके ख्याल में ये सूट इसको बआसानी आ जाएगा। तुम यूं करो ना कि अपने लिए कोई एक्सेल साइज पसंद कर लो, ये सूट मैं अपने लिए ले लेती हूँ। ईशल की बात ने उसको सर तापा सुलगा दिया था। मैम, मेरा ख्याल है ये सूट आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका साइज 0 साइज है। शॉपकीपर ने ईशल को भी देखते हुए यही जुमला दोहराया था। ये सूट मुझे भी नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा। तो हिंगर पर क्या शोपीस समझकर लटकाया हुआ है? परिजा ने सुर्ख चेहरा लिए, सिया नैन में गुस्सा, इश्तेहार के मिले जुले तासुरात लिए शॉपकीपर को घूरने लगी थी। शॉपकीपर हल्के से झिझकते हुए परिजे को देखकर रह गया था। उसने तो परिजे के भले के लिए एक सलाह दी थी, मगर अपनी ही सलाह गले गले पड़ती नजर आ रही थी। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा वहां से हट गया। परिजे ने खोंखवार परिजे के खोंखवार लहजे से इसने यही अखस किया कि वो कहीं इसके सर पर अपना हैंड बैग या वो हैंगर वाला सूट ही ना मार दे। ये सूट मुझे ही आएगा और मैं ये पहन कर ही रहूंगी। परिजे वो सूट ड्रेसिंग रूम की जानिब लेकर बढ़ गई। पहले तो वो कुछ सोच भी लेती, मगर बात अब जिद और अना की आ गई थी। ईशल को जता देना चाहती थी कि ये सूट उसको आ जाएगा। परिजे ड्रेसिंग रूम में आ गई। बहुत कोशिश की कि वो सूट उसको आ जाए, मगर हाय री किस्मत, मुंह से गला तो उतर गया मगर सीने पर आकर फंस गया। सीने से नीचे तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी खींचातानी अंगरखे और खुद की लड़ाई में बेचारा खूबसूरत सा अंगरखे हार गया। साइड की सिलाई बुरी तरह चर करके रह गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जिस्म पर उतार लिया था। उसका सांस जैसे अभी घुट जाएगा, मगर उसको ईशल को दिखाना था कि ये देखो, मुझे ये सूट आ गया है। वो दुपट्टा गले में डाल पूरे एतमाद अंदाज में ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। ईशल और साहिर जई की नजरें उस पर उठी तो ईशल की बेसाख्ता हंसी ने परिजे की जान जला दी थी। इसने खा जाने वाली नजरों से ईशल को देखा, जबकि साहिर जई के नाभि लबों पर भी बेसाख्ता ही तबस्सुम ने करवट ली थी, जो परिजे से मुख्फी नहीं रह सकी थी। बूतिक में खड़ी लड़कियां भी दबी दबी हंसी हंस रही थी। वो अंगरखा परिजे की लंबी चौड़ी हाइट पर कुछ अजीब ही लग रहा था। शट अप! परिजे का जब्त जवाब दे गया। उसने पलटकर पीछे खड़ी लड़कियों को घूरा, फिर ईशल को देखा, जिसकी हंसी लबों से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। यही हाल कुछ साहिर जई का भी था। वो एकदम खपत का शिकार हुआ था। परिजे वापस ड्रेसिंग रूम में गई थी। इसके मंजर से हटने के बाद पीछे ईशल के हलक में फंसी हंसी का फव्वारा की तरह बाहर निकली थी, जबकि वहीं मौजूद बूते की वर्कर्स लड़कियों की भी दबी दबी मुस्कुराहट उभरी थी। इन लोगों की बनिस्बत साहिर जई के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया होने लगे थे। परिजे कोई 15 से 20 मिनट बाद बाहर निकली थी और बगैर कुछ कहे और किसी को देखे दिल ही दिल में ईशल को कोसती पार्किंग लॉट में खड़ी साहिर जई की गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। सच्ची बहुत फनी है परिजे, ईशल साहब गोई से कहते हुए हल्के से हंसी। श्श! साहिर जई ने हौले से उसको चुप करवाया। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई बात बिगड़े। अब आगे क्या इरादे हैं? शॉपिंग करें या वापस चले? ईशल ने अपनी हंसी को तो काबू कर लिया था, मगर मुस्कुराहट फिर भी इसके लबों की जीनत बनी हुई थी। फिलहाल तो वापस चलते हैं, फिर देखते हैं। दोनों एक साथ पार्किंग लॉट की जानिब बढ़े, जहाँ गाड़ी में पहले ही से परिजे पीछे की सीट पर विराजमान थी। साहिर जई और ईशल ने भी आगे की सीटें संभाल ली थी। कुछ ही देर में गाड़ी रोड पर फराटे भरने लगी थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! एकदम से परिजे की चीख गाड़ी की खामोश फिजा में गूंजी थी। साहिर जई ने तेजी से ब्रेक पर पैर रखा था। वो इसके चीखने पर घबरा भी गया था। सवालिया मगर ना समझी निगाहों से बैक मिरर में देखा, जहां परिजे का चेहरा नजर आ रहा था।
इसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले गुस्सा, इश्तियाल, नाराजगी के मिले जुले तासुरात थे, वो इस लम्हे बिल्कुल मफकूद हो गए थे। वहाँ मामूली सभी कोई शायबा तक नहीं था। हैरानगी की बात तो ये थी कि वहाँ मुस्कुराहट और खुशी के मिले जुले रंग थे, जो साहिर जई और इशल की समझ से बाला तर थे। और वो दोनों कुछ और सोचते। साहिर जई कुछ पूछता। परिजे गाड़ी का दरवाजा खोल के तेजी से बाहर निकली थी। परिजे जाकर जहाँ खड़ी हुई थी, साहिर जई और इशल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साहिर, इशल सदमाती लहजे में गोया हुई थी। चेहरा तो एकदम साहिर जई का भी फक हुआ था। परिजे सामने रोड के स्टॉप पर खड़े गोलगप्पे, छोले, दही बड़े की चाट के ठेले थे। इनकी जानिब बड़ी थी, बल्कि गोलगप्पे की एक प्लेट भी बनवा ली थी। बगैर अपनी पोजीशन का ख्याल किए वो इन गोलगप्पों से भरपूर इंसाफ कर रही थी। परिजे साहिर जई से गाड़ी के अंदर बैठा नहीं गया। परिजे के इस तरह रोड पर गोलगप्पे खाने वाली हरकत ने साहिर जई को सदमे की कैफियत से दो चार किया था। इस शहर के सबसे महंगे तरीन मशहूर होटल की डायरेक्टर ऑफ मैनेजर, जिसकी अभी हाल ही में प्रमोशन हुई है, इसके अलावा आर्ट काउंसिल की माहिर आर्टिस्ट, जिसने तस्वीरों के एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, वो परिजे रोड स्टॉप पर खड़े एक मामूली ठेले वाले से गोलगप्पे खा रही है। ये हैरानगी पर हैरानगी वाली बात नहीं तो और क्या है। परिजे जिसने आखिरी गोलगप्पा मुंह में डालकर इस छोटे से कांच की सफेद प्याली में भरे पानी को लबों से लगाया था, साहिर जई की हैरानकुन और गंभीर आवाज पर परिजे ने पलट कर देखा था। अरे साहिर, ये लो। परिजे ने हाथ में पकड़ा गोलगप्पे का पानी से भरा प्याला इसकी तरफ बढ़ाया और इशारे से इसको पीने की दावत दी थी। परिजे, ये सब क्या है? साहिर जई की आंखों और चेहरे पर हैरानगी की तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। ये, परिजे ने प्याले को देखा, गोलगप्पे का पानी। साहिर जई के मना करने पर इसने दो सांस में ही वो प्याला खाली कर दिया था। अरे भैया, जरा एक प्लेट छोले दही भले की चाट की तो बनाना, जरा मिर्चें तेज रखना। खाली प्याला इस ठेले पर रखे दूसरे ठेले की जानी बढ़ी थी, और वो ठेले वाला भी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसके लिए छोले दही भले की चाट इस तरह बना रहा था जैसे वो इसकी पसंद को जानता है। और 1 मिनट में प्लेट बनी बनाई हाजिर थी। परिजे ने इधर उधर देखे बिना अपना काम शुरू कर दिया था। 5 मिनट में छोले दही भले की ये प्लेट भी खाली हो गई थी। फिर इसी ठेले वाले ने इसको एक सिल्वर के गिलास में इसको पानी दिया, जिसे वो गड़ाप गड़ाप करके पी गई थी। इस गंदे पुराने धराने सिल्वर के गिलास को देकर पास खड़े साहिर जई को अजीब सी कराहियत आने लगी थी। इसकी साफ सुथरी तबीयत और उसूल पसंद तबीयत पर परिजे की यह हरकतें काफी गिरा गुजरी थी। इसके फ्रेंड सर्कल और फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक ऐसा कोई बंदा नहीं गुजरा था। उसने तो दोस्त भी बहुत सोच समझ कर अपने मिजाज जैसे बनाए थे, मगर परिजे की काबिलियत या ऐसी क्या बात थी, क्या अट्रैक्शन थी जो साहिर जई इसकी जानिब खींचता चला गया था। मगर परिजे की आज की इस हरकत ने इसको बहुत मायूस किया था, बहुत हैरान किया था। साहिर से ज्यादा बुरा हाल तो गाड़ी के अंदर बैठी नाजुक मिजाज वाली इशल का था। इसकी हसास तबीयत पर बहुत गहरा असर पड़ा था। परिजे का रोड स्टॉप पर यूं बेतकल्लुफ होकर गोलगप्पे खाना, छोले दही बड़े खाना और आखिर में इस गंदे शंदे गिलास में पानी पीना, जिससे कितने ही लोग अपनी प्यास बुझाते होंगे। इशल को सबसे ज्यादा घिन इन ठेले वालों से आती थी। अजीब मलगजे सूट में काले काले हाथों से वो छोले दही भल्ले की चाट बना रहे थे। बाकायदा इसको उबकाई सी आने लगी थी। खाने से इसका जी खराब होने लगा था। जिस्म में ये सब सोचकर हल्की सी कपकपाहट शुरू हो गई थी। हाथ और पैरों की उंगलियां बाकायदा सुन हो चुकी थी। परिजे अब बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। पता है, जब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ तो मेरी सारी स्ट्रेस खाने पीने से दूर हो जाती है। परिजे ने अपने हैंड बैग से 2-3 टिश्यूज एक साथ निकाले और चेहरा साफ करके साइड में फेंक दिए। अंदाजा हो रहा है अंदाजा हो रहा था मुझे तुम्हारे स्ट्रेस का। इसका लहजा हल्के से तंज में डूबा हुआ था, मगर परिजे के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसका गुस्सा में डूबा लहजा समझ पाती, क्योंकि इसका ऑलिन शौक खाओ पियो और ऐश में जिंदगी गुजारो। आज जो पल मिले हैं खुशियों के, इन्हें मुट्ठी में समेट लो। कल किसने देखी है? दोनों गाड़ी में आ बैठे थे। ईश्वर ने तो इसकी जानिब रुखी नहीं किया, जिसकी परिचय को भला क्या परवाह। इसने तो अपना बैग खोला और कुछ ढूंढने लगी, जो कि कुछ ही देर में मतलूबा शायद इसके हाथ में थी। चरूर मरूर की आवाज पर साहिर जई ने बैक मिरर से इसको देखा। वो चॉकलेट का रैपर खोलकर चॉकलेट खाने में नजर आई। अभी भी कुछ खाना बाकी रहता है? साहिर जई बोले बिना न रह सका। बिल्कुल, जब तक मैं नमकीन के बाद कुछ मीठा ना खा लूं, मेरा खाना मुकम्मल ही नहीं होता। लहजे में लापरवाही बहुत थी। साहिर जई नफी में इधर से उधर गर्दन हिलाकर रहेगा। कुछ दिनों बाद वो लोग जिया की शादी से भी फारिग हो गए थे। शादी निहायत ही धूमधाम से हुई थी। सबने अपने अपने तरीके से फुल एंजॉय किया था,
मगर जाने क्यों परिजे को ईश्वर से बैर हो गया था। सूखी सड़ी सी ये लड़की उसको एक आंख नहीं भाती थी। और जब वो साहिर जई के साथ अलग अलग पोज में तस्वीरें उतरवा रही होती तब तो दिल और जल भुनकर रह जाता। दिल करता इसका मोबाइल इसके सर पर ही दे मारे। सेल्फी ले लेकर खुद को अप्सरा ही समझने लगी थी। साहिर जई ने भी उसको खींच खांच के अपने साथ खूब सेल्फियां ली थी। वो मना करती मगर साहिर जई परिजे के एक नहीं सुनता। शादी का हर फंक्शन इन लोगों ने भरपूर अंदाज में एंजॉय किया था। इसी शादी में किसी फैमिली ने परिजे को पसंद भी कर लिया था। वो अपनी पसंदीदगी अबीरा और अकमल खान से जाहिर करती थी। अबीरा ने इन लोगों को अपने घर आने की दावत दे दी थी। आज वही लोग परिजे के रिश्ते की बात करने आए थे। साथ अपने लड़के को भी ले आए थे जिसका इल्म परिजे को नहीं था। इसके तो फरिश्ते भी बेखबर थे कि घर पर क्या कार्रवाई चल रही। वो होटल से शाम के 7 बजे घर आई तो घर में कुछ अनजाने मेहमानों के साथ सायरा, साहिर जई और इशल को भी वहां मौजूद पाया। आहट पर अबीरा ने रुख मोड़ कर देखा तो वो जल्दी से उठी और परिजे के पास आई। इसके कंधे से हैंड बैग लिया और इसको लिए मेहमानों के पास चली आई थी। वो जानती थी अगर परिजे को पहले से कुछ बताया तो वो बुरी तरह हाइपर हो जाएगी। शायद इस बार वो रिश्ते वालों के सामने भी ना आए। मगर अबीरा ने कुछ भी कहे और परिजे को कोई भी मौका दिए बगैर उसको वहां ले आई थी। परिजे ने झिंझलाते हुए सबको देखा था। ये है हमारी हनी। अबीरा के चेहरे और आंखों में खुशी की रमक थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हमें तो ये जिया की शादी में ही पसंद आ गई थी। परिजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी समात में बम फोड़ दिया हो। इसकी निगाहें बेसाख्ता अपने साइड वाले सिंगल सोफे पर विराजमान साहिर जई की तरफ उठी थी। ब्लैक जीन्स पर पिंक शर्ट में इसकी मुतासिर कुन शख्सियत खासी बावकार लग रही थी। सर को मामूली सा खम किए वो चाय का कप थामे छोटे छोटे सिप ले रहा था। इसका मतलब इसको अपना मामला खुद ही निपटाना था। तो क्या करता है आपका बेटा जिसके आप लोगों ने मेरी ख्वाहिश जाहिर की है। पूरे एतमाद लहजा सामने बैठी उन ख्वातीन को चौंका गई थी। शुगर मिल कंपनी में सुपरवाइजर मैनेजर है। ये शायद लड़के की माँ थी जिनके लहजे में अपने बेटे के लिए फख्र बोल रहा था। और अगर मैं गलत नहीं तो गालबन यही मोहतरम आपके बेटे हैं। शारी के बराबर में वो नया चेहरा यकीनन वो लड़का ही था। सुरमई शर्ट पर ब्लू जीन्स, बादामी रंगत, छोटी छोटी सी चाइनीज आंखें, मोटा भद्दा सा नाक और बालों का हेयर स्टाइल, उफ, घुंघरू बाल का एक गुच्छा जो परिजे के ख्याल में अभी चिड़िया इसमें अंडे देने वाली है। वो दुनिया का कोई आठवां अजूबा ही लग रहा था या किसी मरीख की मखलूक जो भूले भटके से जमीन पर रह गई हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा इकलौता मेरा चांद सा बेटा है। माँ ने दुलार से अपने बेटे को देखा तो अपनी माँ के चांद से इकलौते बेटे साहब आपके क्या ख्यालात है मेरे बारे में। आपके परिजन ने डायरेक्ट लड़के को ही मुखातिब किया था। जी बहुत अच्छे। मैं आपको पसंद पसंद। बस बस बस, परिजन ने तेजी से कहा। थक जाओगे, तुम्हारा तो एक छोटा सा जुमला बोलने में ही सांस अटकने लगा है। देखो कैसे हाँप रहे हो तुम। इन ख्वातीन को सीधा सीधा ये इंसल्ट ही लगी थी। हनी, आबिरा ने तंबीही नजरों से बेटी को देखा था। ये क्या बेहूदगी है, घर बुलाकर मेहमानों के साथ ऐसे बदसलूकी करते हैं आप लोग। लड़के की माँ तनकती हुई खड़ी हुई थी। इनके साथ जो दूसरी खातून जो लड़के की बहन थी वो भी बिगड़ती हुई सोफे से उठी थी। बहन, मैं आपसे निहायत मुजरत ख्वाह हूँ, आप प्लीज बैठिए। अबीरा और सायरा को भी प्रेजे का अंदाज अच्छा नहीं लगा था मगर फिलहाल मामले को समझना था जो बिगड़ता नजर आ रहा था। बात खत्म। आपकी बेटी ने जिस तरह हमारी इंसल्ट की है, हमारे बेटे की बेइज्जती की है, वो भूलने वाली नहीं है। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आपको आपकी बेटी इतनी मोटी है। तो आप अपनी बेटी कौन होती है मेरे बेटे की खामी निकालने वाली। एक मिनट, चलिए निकले यहाँ से। परिजे खड़ी हो गई और दो टोक लहजे में साफ गोई से कहा। शारिक और अकमल खान तो अपना सर पकड़कर बैठ गए क्योंकि वो जानते थे परिजे को अब बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साहिर जई यूं हैरान नहीं हुआ था कि वो ये मंजर पहले भी देख चुका था। अलबत्ता इशल पर हैरतों के पहाड़ जरूर टूटे थे। लड़के वाले तन फन करते, नाक बू चढ़ाते, परिजे को जाने क्या क्या बोलते निकलते चले गए थे। अकमल खान और शारिक ने कांच के टेबल पर रखे नाश्ते की अपनी प्लेटें तैयार की कि जैसे इससे अहम काम तो कोई था ही नहीं। बल्कि उन्होंने साहिर जई को भी खाने की पेशकश की और इशारे से कहा कि ये सब पुरानी बात है, चलता रहता है। माहौल में कशीदगी छाई हुई थी। ड्राइंग रूम की फिजा में संजीदगी का राज था। परिजे ने वापस अपनी सीट संभाल ली थी। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली, कर ली इन भले लोगों की बेइज्जती। अबीरा सपाट अंदाज में परिजे पर बिगड़ी थी। इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। ये अच्छा लड़का था, शारिक ने दोहराया। अबीरा ने शारिक को घूर कर देखा। साहिर जई की भी हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर दर आई थी। तो और नहीं तो क्या,
ایک جملہ بولنے میں ہی 5 منٹ لگا دیے، آئی لو یو بولنے میں تو پوری رات لگا دے گا۔ بالکل بے ساختہ بلا ارادہ بنا سوچے سمجھے اس کی زبان سے یہ جملہ پھسلا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سائرہ بے ساختہ انداز میں مسکرائی۔ اکمل خان کو مصنوعی سی کھانسی لگ گئی۔ شارق تو زور سے ہنس دیا اور اس کی ہنسی پر سائر زئی اور اشل بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکے تھے، جبکہ ان سب کی بنسبت عبیرہ کی آنکھوں میں غصے اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھی۔ پریزے ہنستی ہوئی اٹھی اور ناراض خفا خفا سی عبیرہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ ارے میری بھولی ممی، آپ بھی نا بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، پرے ہٹو مجھ سے، وہ جل کر بولی اور واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ آج جو ہوا تو وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی گئی تھی، جو کہ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ ویسے ممی، ہنی آپ بھی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی ہیں۔ لڑکے کو صبح کا ناشتہ مانگنے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ دوپہر کے لنچ کا وقت ہو جائے گا۔ شارق ہنستے ہوئے ساری سچویشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ بس تم بہن بھائی سے صرف بکواس کروا لو، ان لوگوں کی مسخریاں عبیرہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ارے عبیرہ چھوڑو بھی، بچے ہیں۔ سائرہ ان لوگوں کے چٹکلوں سے لطف اندوز ہوتی بولی تھی۔ اور کیا سائرہ آنٹی، ممی بھی نا ہر بات دل پہ لے لیتی ہے۔ بے نیازی سے بولتی ہوئی وہ اکمل خان اور شارق کے بیچ میں جگہ بناتی ہوئی بیٹھی تھی۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ اکمل خان عبیرہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا فریضے کو دلار سے دیکھنے لگے۔ بس مل گئی مورل سپورٹ۔ عبیرہ نے ہاتھ جاڑے، بہت ہنس لیے اور مذاق ہو گیا۔ چلو مجھے ذرا پلیٹ میں یہ چاکلیٹ پیسٹری نکال کے دو۔ فریضے نے برابر میں بیٹھے شارق کو ایک ہاتھ مارا۔ بالکل کیوں نہیں، جو کارنامہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا انجام دیا ہے اس کے لیے میٹھا تو بنتا ہے۔ شارق نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لیے چاکلیٹ کیک پیسٹری کی ایک پلیٹ تیار کی۔ مزیدار۔ فریضے کے بے فکری سے کھانے پر سائر زئی نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان گرے کانچ میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ ضرور جھلملائے تھے، مگر وہ ان کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ وہ خاموشی سے رخ دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ عبیرہ کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے شہر میں ایک بہت بڑا جم کھلا ہے۔ انہوں نے فریضے کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ جوائن کرنا چاہیے۔ فریضے کافی سنجیدگی سے اس پر سوچنے لگی۔ اس کا دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اگر اس کو شادی کرنی ہے تو اس کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہوگا۔ بھلے ہی وہ ایک قابل و ماہر لیڈی ہے، تعلیمی لحاظ سے، سوشل حوالے سے وہ ایک نامور سوشل ورکر ہے۔ آرٹ کی فیلڈ میں بھی اس کا ایک نام ہے، اور جب سے اس نے ہوٹل میں منگنی کی ارینجمنٹ کی تھی کتنی ہی آفرز آ چکی تھی۔ باہر ممالک سے بڑے بڑے لوگوں کی کال آ چکی تھی، مگر وہ کوئی ویڈنگ پلانر تھوڑی تھی، وہ تو ڈائریکٹر آف مینیجر تھی۔ وہ سب تو بس شوقیہ تھا، جس میں اس کا اتنا نام ہو جائے گا اندازہ بھی نہیں تھا۔ مگر جہاں بات شادی کی آتی ہے تو لوگ آپ کی قابلیت، آپ کی ہونہاری، آپ کی سیرت نہیں دیکھتے، آپ کی فیلڈ، آپ کی شہرت کو ایک طرف رکھ دیکھتے ہیں تو صرف یہ کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی نازک اور صاف شفاف ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے گی۔ وہ پھر جانچتی نگاہوں سے یہ جانچنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ کھڑی اچھی لگے گی یا نہیں، اور جب وہ جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو ریجیکٹ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اور شاید نہیں، یقیناً سائر زئی نے اس کے موٹاپے کی وجہ سے ہی تو اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ بہرحال نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اس فیصلے پر فریضے نے مہر ثبت کی تھی کہ اس کو جم جوائن کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی ہے، ویٹ لوز کرنا ہے، اپنے اندر موٹاپے کی اس خامی کو بھی دور کرنا ہے، اور اس نے جم جوائن کر لیا۔ ہر روز صبح واک کرنا، تیز تیز بھاگنا۔ وہ جو میٹھا کھانے کی اس قدر شوقین تھی، جم جوائن کرنے کی پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ کھانے پر حد درجہ کنٹرول کیا جائے گا۔ جم میں مختلف قسم کی مشینوں سے ایکسرسائز کرنا، یہ سب جب سائر زئی کو پتہ چلا تو اس نے پہلی فرصت میں ہی اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ وہ اس وقت اس کے پاس ہی تھا۔ فریضے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ خاصا بگڑتے لہجے میں بولا تھا۔ کیا کر رہی ہوں اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اس کا بگڑا لہجہ فریضے کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تو اس میں صحیح بھی کیا ہے؟ ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے، گڈ فوڈ، گڈ ہیلتھ، بٹ یہاں اس جم کی شرائط تو کچھ اور ہی ہے۔ سائر ٹھیک کہہ رہے ہیں فریضے، اس کو ایکسرسائز نہیں، خود کو اذیت دینا، خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایسا تو لندن میں بھی نہیں کہ آپ ایکسرسائز کرو ساتھ اپنی بھوک بھی مار دو، اس طرح کیسے جیے گا انسان؟ اشل کو تو یہ جم ہی فضول لگا تھا۔ میں وہ سب کچھ نہیں جانتی، میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ بھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ فریضے اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریضے اس جم کو جوائن کرے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی، اس لیے اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ اور دبلا ہونے کی کیفیت کو سمجھ کر وہ دونوں پیچھے ہو گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا مگر فریضے پر معمولی سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ گھر میں چپکے چپکے کسی نہ کسی بہانے سے اکمل خان اس کو کبھی چاکلیٹ تو کبھی آئس کریم دینے کی کوشش کرتے،
मगर वो मना कर देती। मीठा छोड़ने से भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ था। बाहर ठेले वाले के गोलगप्पे, छोले दही, बड़े की चाट, ठेले वाले का बर्गर, सब कुछ खाना छोड़ दिया था, मगर इसका वेट वहीं का वहीं था। इसी जिम में इसकी बहुत अच्छी दोस्त मरियम भी थी। परिजे की तरह इसने भी हजारों रुपए जमा कराए थे। एक दिन वो एक्सरसाइज के दौरान ही बेहोश होकर गिर गई। मरियम ओलंपिक गेम्स की माहिर खिलाड़ी थी। थोड़ा वेट बढ़ने की वजह से इसने ये जिम ज्वाइन किया था, मगर इस जिम वालों ने इससे इस कदर एक्सरसाइज करवाई कि नतीजा इसके सामने आ गया था। मरियम को फौरन अस्पताल ले जाएगा। ट्रीटमेंट से, रिपोर्ट, टेस्ट वगैरह से ये बात सामने आई कि मरियम के गुर्दे और जिगर पर गहरा असर पड़ा है। इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खला आ गया था। वो अब पहले जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। ओलंपिक गेम्स की वो खिलाड़ी अब कभी गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ये बात जब मरियम को पता चली तो वो बहुत रोई। परिजे, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैंने जो खुद को कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर देखती थी, खुद को ऊंची चोटियों का बासी समझती थी, सब खामो ख्याल हुआ। सब कुछ मलिया मेट हो गया। मेरे सब सपने कांच की तरह रेजा रेजा होकर बिखर गए। जो मेरी रूह मेरे जिस्म में पेवस्त हुए, मेरे रोम रोम को लहूलुहान कर गए। मैं टूट गई परिजे, मैं हार गई, मैं एक मरीजा बनकर रह गई। इसका ब्लग ब्लग कर रोना, ब्लग ब्लग कर तड़पना परिजय से देखा नहीं जा रहा था। इसका एक एक आंसू परिजय के दिल पर गिर रहा था। जिस अजियत व कर्ब से इस वक्त मरियम गुजर रही थी, परिजय महसूस कर सकती थी, और यही वजह थी कि मरियम की ऐसी बिखरती, टूटती, बिगड़ती सेहत को देखकर परिजय के रुआ रुआ में गम व गुस्सा, इश्तियाल वो नाराजगी भरती जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर इस जिम को आगे लगा दे, और इसने अपने इस गुस्से को कम होने भी नहीं दिया था। भड़कता दहकता लावा जब भी ठंडा होगा, जब वो अपनी दोस्त मरियम को बदला ले लेगी। परिजा मरियम को छोड़कर वापस जिम में जाती है। वहां खूब जाकर शोर शराबा हंगामा किया, वावेला मचाया। जिम में रखी कुछ लाइट और कुछ हैवी एक्सरसाइज मशीन जिन पर रोज जोर चला, वो धकेलती हुई आगे बढ़ती चली गई। इस शोर शराबे व हंगामे को सुनकर सारे स्टूडेंट एक एक करके वहां जमा होने लगे थे। इतनी सारी आवाजों को सुनकर वहां इस जिम का ओनर नुमान सईद अपने मैनेजर के साथ आया था। ये सब क्या हो रहा है? नुमान सईद सदमे की कैफियत से दो चार अपने जिम को देखने लगा। इन मशीनों को देखा जिसे बड़ी बेदर्दी से ठोकर मारकर दूर फेंका गया था, और फिर जो इन सबकी नुकसान की वजह था, सामने खड़ा था। नुमान सईद ने दुरुस्तगी भरी निगाहों से इसे घूरा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जिम में आकर ऐसी तोड़फोड़ मचाने की? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा। नुमान सईद के लहजे में गुस्से की चिंगारियां सर तोड़कर बोल रही थी। इससे अपने जिम का नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम क्या पुलिस कार्रवाई करोगे? मैं खुद तुम्हारे और तुम्हारी इस बकवास जिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। परिजे के लहजे में तल्ख लफ्जों के अंगारे दहक रहे थे, तो सिया नैन से गोया शरारे फूट रहे थे। अच्छा, और रिपोर्ट दर्ज करवाने की वजह क्या बताओगी? इसके गुस्से वो इश्तियाल, इसकी तलखी वो दुरुस्तगी को किसी खातिर में ना लाते हुए नुमान सईद ने इस्तेजाइया हंसी हंसते हुए तंज भरी निगाहों से इसको ऊपर से नीचे तक देखा था। ये वजह क्या कम है कि तुम्हारे इस जिम की वजह से मेरी दोस्त मरियम अस्पताल जा पहुंची है। वो एक मरीजा बन गई है। गुर्दे और जिगर मुतासिर हुए हैं इसके, और डॉक्टर ने इसको सर्जरी का कहा है। ओलंपिक गेम्स की वो नामवर खिलाड़ी अब कभी भी गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती। और तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेगी? लहजा इस कदर पुरसकून था जैसे बात इसके जिम की नहीं, किसी और के जिम की चल रही हो। पुलिस को यकीन करना पड़ेगा। मैं चीख चीख कर बोलूंगी कि यहाँ इस जिम में लोगों को एक्सरसाइज के बहाने बेवकूफ बनाया जाता है, इनसे पैसे लूटे जाते हैं। मोहतरमा, लोगों के घर जाकर हमने मिन्नतें नहीं की थी कि आओ हमारे जिम में एक्सरसाइज के लिए। वो तो खुद आए हैं। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी दोस्त मरियम की यहाँ इस जिम में एक्सरसाइज करने से तबीयत खराब हुई है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या पता वो पहले से ही बीमार हो? नोमान सईद ने निहायत खूबसूरती से बातों का सारा रुख मरियम की जानिब मोड़ दिया था। तुम खुद को इतनी आसानी से नहीं बचा सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, परिजे बरहमी से कहती हुई बाकायदा उसको धमकी दे रही थी। जो करना है करो, फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा कि तुमने मेरे जिम में मेरी कीमती मशीनों के साथ तोड़फोड़ की है और मेरे जिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नुमान सईद ने बड़ी आसानी से पेंतरा बदला था। तुम समझते हो मैं तुम्हारी खाली खोली बोगस धमकियों से डर जाऊंगी? वो मजबूत लहजे में चीखी थी। तुम ऐसे बाज नहीं होगी। गार्ड्स, गार्ड्स! नोमान सईद के हुक्म पर गार्ड्स भागते हुए आए और परिजे को घसीटते हुए जिम की हदूद से बाहर निकाला। वो चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को नहीं आया। सब स्टूडेंट इसकी बेइज्जती का तमाशा देखते रहे थे। आप लोग भी जाएं और अपना काम करें। इस तरह कई लोग मुंह उठाकर आएंगे और हमारे जिम पर उंगलियां उठाएंगे, मगर इन सब हथकंडों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कहने पर सब अपनी एक्सरसाइज में लग गए थे। वो आजरदा सी उदास और अफसरदा अपने घर वापिस आती है।
गम की तस्वीर बनी परीजे पर जब अकमल खान की नजर पड़ती है तो वो जो बाहर अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे थे, हॉल में बैठी परीजे को देखकर अपना इरादा मुलतवी करके परीजे के पास चले आए। वो अपनी सोचों में इस कदर मुनहमिक थी कि उसे अकमल खान की मौजूदगी का पता ही नहीं चला। हनी मेरे बच्चे, अकमल खान ने सर पर दस्त शफकत रखा। परिजन ने नजरें ऊपर उठाई जहां जमाने भर की थकन और हार तहरीर थी। अकमल खान को निहायत शिद्दत से इसका दुख महसूस हुआ। मायूसी इंसान को कमजोर बनाती है और मैं जानता हूँ कि मेरी हनी कमजोर इरादों की मालिक नहीं। इसका हर बढ़ता हुआ कदम पुख्ता और जानदार है। दुश्मन को जहर करने की ताकत रखती है मेरी बच्ची। वो हल्के से इसके बराबर आ बैठे थे। मगर दादा जान, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? उसका लहजा बुझा हुआ था। सिपाही मुकाबले के लिए अगर अकेला मैदान में उतरता है तो वो ये सोचता है कि अगर मुकाबिल 100 भी दुश्मन आ जाएंगे तो वो उनको जेर कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस्मानी ताकत से ज्यादा इसकी सोच की ताकत गहरी होती है। वो जानता है कि वो फातेह बनकर लौटेगा और गाजी करार पाएगा। 100% ठीक है आपने दादा जान। गंभीर आवाज पर दोनों ने पलट कर देखा जहां साहिर जई इशल के साथ कोई नया चेहरा भी था। तीनों ने अकमल खान को सलाम किया, जिसका उन्होंने नरमी से जवाब दिया। परिजे ने एक सरसरी नजर साहिर जई पर डाली और नजरों का जाविया बदल लिया था। परिजे, आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे सब पता चल गया है। मगर तुम फिक्र मत करो, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। नुमान सईद को टक्कर का जवाब देंगे। साहिर जई के लहजे में संजीदगी ही संजीदगी थी। इस जिम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे, एक टीम बनाएंगे जो इस सिलसिले में हमारी मदद करेगी। परिजे की उदासी पर इसको भी बहुत दुख हुआ था, मगर वो भी फिर भी इसकी हिम्मत बंधा रहा था। परिजे ने जरा की जरा नजर इसकी तरफ उठाई। तुम्हें यकीन है कि हम नुमान सईद को हरा सकते हैं? वो धीमे और बोझल लहजे में बोली थी। एक मोहम सी उम्मीद का जुगनू इसके अंदर जल उठा था। बिल्कुल, साहिर जई ने मजबूत लहजे में कहा। और ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है हुजैफा जैद, मेरे साथ ही डॉक्यूमेंट्री में होता है, मुझसे मिलने लंदन से आया है, ये भी हमारी हेल्प करेगा। इसने अपने बराबर में बैठे अपने दोस्त का तारुफ कराया। परिजा ने ब्राउन सनलाइट जीन्स शर्ट में मलबूस इस शख्स को देखा। गंधर्वी रंगत पर तीखे से नकुश वाला हुजैफा उसे ही देख रहा था। इसके देखने पर परिजे के शुगर फ्री लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। सलाम दुआ के तबादले के बाद वो सब अपने मिशन को डिस्कस करने लगे थे। अकमल खान परिजे को वापस अपनी जोन में आता देखकर वहां से उड़ गए थे। दिल में ढेरों सुकून था कि इनकी पोती की उदासी तो खत्म हुई। बताओ हुजैफा, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले परिजे ने A to Z सब उसके गोश गुजार कर दिया था। मरियम की तबीयत इसी जिम में एक्सरसाइज की वजह से खराब हुई है, जो आज वो अस्पताल में बेड पर पड़ी है। हुजैफा को खामोश देकर साहिर जई ने हल्के से इससे पूछा था। नुमान सईद का असर रसूख इसकी पहुंच इतनी है कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, इसलिए इसके जिम के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। इसका जिम एक पैसे बनाने की मशीन है, जहाँ के रूल्स, जहाँ की एक्सरसाइज इस दुनिया के हर जिम से मुख्तलिफ है। मगर वो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो सब्र और तहम्मुल का दामन छोड़कर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, वो इसका जिम ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो इनसे अपनी पसंद के मुताबिक पैसे घसीटता है और इस एक्सरसाइज करवाता है कि नतीजा मरियम की सूरत निकलता है। वो इस कदर चालाक है कि बाजी का हर पत्ता अपने हाथ में रखता है। साहिर जई के लहजे में गुस्सा हलकोरे ले रहा था, मगर वो बेबस वो भी था कि बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता था। मगर इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। बगौर सुनती इशल ने इस तमाम अरसे में पहली बार जबान खोली थी। हाँ, क्यों नहीं, इसका हल है ना, हुजैफा ने कहा। क्या? जल्दी बताओ। खासे जज्बातीपन का मुजाहरा करती परिजे बोली थी। वो ये कि हमें इसके काबिल कोई ऐसा जिम खोलना पड़ेगा कि लोग वहां नहीं हमारी तरफ खींचे चले आए। वो सहूलत, वो आसानी रखनी पड़ेगी। किसी की एंट्री पर कोई कैद नहीं होगी। नुमान सईद की फीस इतनी है कि वहां सिर्फ अमीर तरीन ही एडमिशन ले सकते। वो ये समझता है कि जो दे रहा है वही ठीक है, मगर हम साबित करेंगे कि एक्सरसाइज के क्या रूल्स, क्या शेड्यूल होते हैं। और इस सब के लिए हमें एक बड़ी सी टीम जमा करनी होगी, जिसमें नौजवान डॉक्टर्स और बाकी सब होंगे। क्या ये सब इतना आसान होगा हुजैफा? साहिर के लहजे में फिक्रमंदी झलक रही थी। क्यों नहीं, दुश्मन को अगर मारना है तो उसको उसकी सोच की तरह ही मारो। परिजे पूरा वर्ड काट के लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। परिजे बहुत इम्प्रेस हुई थी हुजैफा से। ये एकदम और फिर दूसरे दिन से काम शुरू हो गया था। हुजैफा ने अपने कुछ डॉक्टर से राब्ता किया था जो इसके जानने वाले थे और इन्हें सारी सिचुएशन समझाई थी। तो इन लोगों ने भी इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए हामी भर ली थी।
शारिक ने खूब सारे पंफलेट छपवा लिए जो हर दीवार पर चिपका किए गए और लोगों में बांटे जाते। अकमल खान के देरीना दोस्त का एक बहुत बड़ा पार्क था, वो भी इस्तेमाल में ले लिया गया था, जहाँ धीरे धीरे सब जमा होने लगे। अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज, डाइट, फूड किस हद तक जरूरी है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे जो हिस्सा ले रहे थे। हमने इस पार्क में एक्सरसाइज की साइकिलिंग मशीन रखी है जो चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे इस पार्क में वॉक भी की जाएगी। खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मर्जी खा पी सकते हैं। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज ही की जाए, इसके लिए अच्छी खुराक भी जरूरी है। बिना कुछ खाए पिए सिर्फ एक्सरसाइज करना इंसान को दुबला पतला जरूर कर देता है, मगर साथ ही जिस्म के कुछ ऐसे अज़ा भी मुतासिर होते हैं जो हमें मरीज बना देते हैं। डॉक्टर माइक में धीमे लहजे में अपनी बात उन तक पहुंचा रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मरियम की सूरत में है। इनका ट्रीटमेंट हमारे ही अस्पताल में हो रहा है और मैं ही इनका इलाज कर रहा हूँ, डॉक्टर फैज ने संजीदगी से कहा। बेइंतहा एक्सरसाइज करने से इनका जिगर व गुर्दा इस कदर मुतासिर हुआ है कि सर्जरी करना बेहद जरूरी हो गया, और सर्जरी से वो ठीक तो हो जाएंगी, मगर पहले की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती है, और न ही इनकी बॉडी इस काबिल रहेगी कि वो दोबारा किसी जिम को ज्वाइन कर सके। खुले मैदान में जो मीटिंग चल रही थी वो मौजूए गुफ्तगू था। कितने ही आते जाते सड़क पर गुजरते लोग वहां जमा होने लगे, बल्कि कुछ बाइक और गाड़ियों में सफर करते लोग भी रुककर उनको सुनने लगे थे, बल्कि कुछ न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट भी वहां आने लगे थे। ऐसी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। मरियम की बात अकल निकलती है तो यही सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नुमान सईद का जिम ज्वाइन किया था, मगर अफवाह ये भी है कि मरियम पहले से ही एक मरीजा थी, बल्कि वो पहले से भी किसी अस्पताल में जेरे इलाज थी। एक मशहूर चैनल का जर्नलिस्ट अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। ये झूठी अफवाह है, गलत है ये बात, परिजन ने जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए चीख कर कहा। शिद्दत गम से इसकी मैदे जैसी रंगत सुर्ख हो गई थी। साहिर जही ने तेजी से इसकी कलाई थामी और उसको खामोश रहने का इशारा किया। जर्नलिस्ट साहब, ओलंपिक वो फिट फाट लड़की अगर पहले से मरीजा होती या किसी अस्पताल में जेरे इलाज होती तो ओलंपिक गेम्स की चैंपियन नहीं होती। डॉक्टर फैज के मजबूत जवाब पर वो लाजवाब हो गया था। नुमान सईद के मुंशा के मुताबिक कोई सबूत नहीं है मरियम की बीमारी का, मगर रिकॉर्ड गवाह है, और आप चाहें तो देख सकते हैं। इनकी वो टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स इस बात का सबूत देते हैं इनके गुर्दा और जिगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से ही मुतासिर हुए हैं। और नुमान सईद अपने जिम को चलाने के लिए पैसे से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं देता। सर, ये खेल तो उल्टा ही पड़ता जा रहा है और बाजी हमारे हाथों से निकलती जा रही है। नुमान सईद का मैनेजर एलईडी की स्क्रीन पर यह सारा प्रोग्राम देख रहा था और इसके चेहरे पर तशवीश की झलक नुमाया थी। नुमान ने घूर कर स्क्रीन को देखा। वो समझता था कि परिशे एक डरपोक सी लड़की है जिसको इसने बेइज्जत करके अपने जिम से निकालवा दिया था और वो कुछ नहीं कर सकेगी, मगर वो भूल गया था कि हाथी को जेर करने के लिए एक छोटी सी चींटी भी काफी होती है। जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था इसकी सोच से बहुत आगे था। परिजन ने इसके मिशन में जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, नौजवानों और यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट को शामिल कर लिया था, और अब तो मीडिया भी इसको कवरेज करने लगा था। हमारा मोटिव सिर्फ सच्चाई से पर्दा हटाना ही नहीं, बल्कि अहम पॉइंट ये है कि अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज, जिम या खुराक का होना कितना जरूरी है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने इस पार्क में साइकिलिंग का इंतजाम कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहते हुए सब पर एक नजर डाली। सिर्फ साइकिलिंग करने से क्या सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा? एक और मशहूर चैनल के नुमाइंदे ने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, आजमाइश शर्त है, डॉक्टर ने हल्के फुल्के लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। और फिर यूं हुआ कि 1 2 3 तादाद बढ़ती गई। लोग इस पार्क में आते गए, कभी वॉक करते, कभी साइकिलिंग। अच्छी डाइट, बेहतरीन खुराक, और इससे भी बढ़कर यह कहा जाता है कि दुबला पतला होकर मरीज नहीं बनना, बल्कि सेहत को फ्रेश रखना ही जिंदगी है। इन सब का मिशन कामयाबी की जानिब गामजन था। हर रोज एक नई कामयाबी, हर एक नई राह। बच्चे, बूढ़े, जवान इस वॉक में और साइकिलिंग में हिस्सा ले रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ साहिर, मेरा मकसद कामयाब होता जा रहा है। ये जीत हमारी होगी और नुमान सईद हार जाएगा। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। इसकी आंखों में चेहरे पर जुगनुओं की एक बारात थी जो इससे संभाले ना संभल रही थी। साहिर जई की गहरी नजरें इसके पूर्ण रौनक झिलमिलाते चेहरे का हिसार किए हुए थी। डॉक्टर के अमल के मुताबिक मोटे लोगों की कितनी कैलोरीज एक हफ्ते में कम हुई थी, ये बात साबित होती जा रही थी। इनका मिशन कामयाबी की मंजिल तय करता जा रहा था। तुम खुश हो ना? साहिर के लहजे में पसंदीदगी की झलक नुमाया थी। बहुत ज्यादा साहिर, और मेरी इस खुशी की सबसे बड़ी वजह तुम हो। अगर तुम मेरा साथ ना देते, मेरी हिम्मत ना बंधाते, तो मैं कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकती थी।
सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल बेसाख्ता ही परिजा ने साहिर जई का हाथ थाम लिया था और साहिर ने इन हाथों की नरमाहट अपने अंदर तक महसूस की थी। एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए दोनों एक दूसरे के बहुत पास खड़े थे। वो गदले कांच इन सिया नैनों में गाड़े हुए थे जहां साहिर और परिजा अपना अक्स देख सकते थे। मोहब्बत का एक जहां आबाद के दोनों ही हर शय से बेखबर बेपरवाह होकर देखे जा रहे थे, मगर चंद लम्हों की बात थी। वो सिया नैन ता देर इन सुरमई कांच से फूटती रोशनी की ताब नहीं ला सके थे और वो घनेरी सिया पलकों की बाढ़ लरजती हुई सुर्ख देखते आरिस पर झुकती चली गई। ये दिलकश मंजर साई ने नहायत दिलचस्प निगाहों से देखा था। मैदे जैसी रंगत शर्म हया का पीकर बनी हुई थी, जहाँ सुनहरी सिल्की बालों की चंद लटे इसके रुखसार की जीनत बनी हुई इसके गाल को छेड़ रही थी। साहिर जई का हाथ इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ बढ़ा और इन दो शरारती लटों को अपनी मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया था। ये शरारत बिल्कुल बेसाख्ता थी। साहिर दरवाजे पर इस्तादा इशल की निगाहों से मंजर छुपा नहीं रह सका था। इशल की आवाज पर दोनों ने चौंक कर इसको देखा, मगर जाने की इशल की यूं दखल अंदाजी से साहिर को अपने असाब खींचे हुए महसूस हुए थे। परिजा के कदम खुद ब खुद पीछे हटते चले गए। दिल फैलने सुमटने लगा था और शायद घबरा भी गया था। कैसे कैसे वो पल भर के लिए भी खामोश कर गई कि साहिर सिर्फ ईश्वर को पसंद करता है, उसको चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। वो हारे हुए कदमों समेत इनकी निगाहों से दूर होती चली गई थी। साहिर जई ने खामोशी की एक नजर जाती हुई परिजय पर डाली थी और फिर चुपचाप खड़ी ईशल को देखा, जिसकी सोच के धागे इसी एक मंजर में उलझे हुए थे। जब साहिर और परिजय एक दूसरे के बहुत पास खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले जाने कौन सी प्रेम कथा एक दूसरे को सुना रहे थे। लंदन से मेरे मॉम डैड आए हैं तुमसे मिलने, ईशल ने हल्के से कहा, जिस पर साहिर जई ने कुछ लम्हों बाद सर को हल्की सी जुम्बिश देकर निगाहों का जाविया बदला था। और फिर यूं हुआ कि इन तीनों की मेहनत रंग ले आई। इन तीनों की जिद्दोजहद का सिला सूद समेत वसूल हुआ। हर कोई इनके गुण गा रहा था, इनके फेवर में बात कर रहा था। इस सब के दौरान साहिर जई ने महसूस किया कि परिजे की तवज्जो, इसका झुकाव इसके दोस्त हुजैफा जैद की जानिब है। इसके साथ साइकिलिंग करते, वॉक करते, खाते पीते और बातें करते थे। तो इनके दरमियान किसी अनोखे जज्बे ने जन्म ले लिया है। इनके बीच पसंदीदगी का वजूद सर उभारने लगा है। इस वक्त भी हुजैफा और परिजा वॉक करके एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। हुजैफा की निगाहों में चाहत के रोशन दिए वो दूर से भी देख सकता था। साहिर, ये लो फ्रेश जूस। इशल अपने और इसके लिए ऑरेंज जूस लाई थी, जो इसने कदरे तवक्कुफ के बाद थाम लिया था। थैंक्स। इसका बुझा हुआ लहजा इशल ने फौरन महसूस किया था, बल्कि इसकी निगाहों के इर्तिकाज में इस सिमत देखा जहां परिजे हुजैफा के साथ बैठी गपशप लगा रही थी। आज तय की हर चैनल पर बहुत अहम न्यूज आने वाली है। इस पार्क में मौजूद जिम की खूब पब्लिसिटी हो रही थी। नुमान सईद का जिम तो सही मायनों में ठप हो चुका था। इसकी हर हर धमकी हरबे बेकार साबित हुए थे। सारी कोशिश रायगा गई थी, बल्कि धोखाधड़ी के केस पर में इस पर केस भी कर दिया गया था और आज इसका अदालत में फैसला होना था। हाई कोर्ट के जज ने फैसले पर महज सुक्त की थी। पार्क में फुल साइज का स्क्रीन लगवाया गया था, जहां सब जज के फैसले के मुंतजिर थे। सबको यकीन था कि फैसला इनके हक में ही होगा। यहाँ तक आने में हुजैफा ने अनथिक मेहनत की थी, जान की बाजी लगा दी थी कि किसी तरह नुमान सईद को सजा मिले। पर इसे इसकी बहुत मशहूर थी। इसने इसके लिए जो कुछ किया था, उम्मीद नहीं थी कि कोई इसकी इतनी हद तक भी मदद कर सकता है। आखिरकार फैसला सामने आ गया। स्क्रीन पर न्यूज कास्टर ने खबर सुना दी थी। नोमान सईद को धोखाधड़ी के जुर्म में न सिर्फ 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई थी, बल्कि जुर्माने के तौर पर 10 लाख भी अदा करना थे। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ था कि इसका जिम सील कर दिया गया था और पुलिस इसके ऑफिस इसको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। याहू, हुर्रे, ऐसे बहुत से नारे पार्क की ठंडी फिजा में गूंज रहे थे। गोया खुशी का एक कोहराम बरपा हुआ था। हर कोई एक दूसरे को गले मिल रहा था और मुबारकबाद दे रहा था। पर इसे भी खुशी के मारे बेसाख्ता ही चीखती हुई हुजैफा के गले का हार बनी थी। हुजैफा, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। बाला, आखिर नुमान अपने अंजाम को पहुंच गया, इसको सजा मिल गई है। खुशी के मारे वो दीवानी हुई जा रही थी। हम जीत गए, हमारा मिशन कामयाब हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट तुम्हें जाता है हुजैफा। पर इसे ने इसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ डाला। हुजैफा ने बगौर इसके सिया नैनों में झांका था। ये वो लड़की है जो इसकी दिल में आंखों में बस गई थी, जिसकी वो चाह कर बैठा था। पास खड़े साहिर जई ने इस मंजर को बहुत उदासी से देखा था और इसकी आंखों चेहरों से झलकती उदासी इशल की निगाहों से छुपी नहीं रह सकी थी। विल यू मैरी मी? हुजैफा ने बिल्कुल ही अचानक ये जुमला अदा किया था। बोलती चहकती जिंदगी की हर खुशी को अपनी आंखों और चेहरे पर समेटे परिजे एकदम से खामोश हो गई थी।
कितनी ही देर तक तो वो खुद में हिम्मत नहीं पा सकी थी कि कुछ बोल सके, और इसका जवाब सुनने के लिए ईशल बड़ी बेताबी से मुंतजिर थी। जबकि साहिर जई का तो गोया पूरा वजूद ही समात बना हुआ था। वो भी परीजे के जवाब जानना चाहता था। परीजे, विल यू मैरी मी? हुजैफा ने हौले से अपना सवाल एक बार फिर से दोहराया था। परीजे ने बेख्तियार मुड़कर साहिर जई को देखा था। मैं और ईशल एक दूसरे को पसंद करते हैं, बल्कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। साहिर जई का बहुत पहले कहा हुआ एक जुमला आज पूरे तमतराक से इसके कान में गूंजा था। परीजे ने निगाहों का रुख मोड़ा और शुगर फ्री लबों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए उसने हुजैफा को देखा। यस। परीजे के लबों पर हल्की सी जुम्बिश हुई थी और हुजैफा को इसके इकरार से जैसे पूरी कायनात मिल गई थी। जहां भर की हर खुशी इसकी झोली में डाल दी गई थी। इस एक हाँ से और इशल का एक एक अंग मुस्कुरा उठा था खुशी से। मॉम, ये है साहिर जई और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। इशल के लहजे में खुशियों की झंकार थी। वो जानती थी कि साहिर की मम्मी डैडी इसको पसंद नहीं करते थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। साहिर और इशल एक दूसरे को पसंद करते हैं, यही काफी है इसके लिए। हेलो यंगमैन। इशल के वालिद ने साहिर की जानी मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। हाय। साहिर ने बुझे बुझे लहजे के साथ इनका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया था, जिसको इन तीनों ने ही नोट किया था। इशल ने अपने डैडी को देखा, जो इसी को सवालिया नजरों से देख रहे थे, बल्कि इशारे में इसके बुझे हुए अंदाज की वजह भी पूछ रहे थे। साहिर। इशल ने इसके चौड़े शाने पर हाथ रख दिया था। हाँ परीजे, बोलो। वो जो निहायत गहरी सोचों में गलता था, इशल के पुकारने पर चौंक कर इशल को देखने लगा, फिर इसके मम्मी डैड को, जो परीजे के ख्यालों में खोया हुआ था और इसी के बारे में सोच रहा था। दिल में झांक कर देखा तो हर तरफ वो थी। हर धुंध हर धुंधला मंजर साफ हो गया था। इशल तो कहीं नहीं थी, और आज अगर वो चुप रहा तो शायद अपनी मोहब्बत हार जाएगा, अपनी जिंदगी हार जाएगा, परीजे को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। और इशल इस एक नाम की पुकार से ही सब समझ गई थी। उलझी हुई हर गुत्थी सुलझ गई थी। वो जान गई थी कि साहिर की जिंदगी में, इसके दिल में वो कहीं नहीं थी। इशल के मम्मी डैडी साहिर को और फिर इशल को देखकर रह गए। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, पूरी जिंदगी का मामला है। और फिर वो दोनों वहां से उठकर चले गए थे। साहिर। मॉल के लहजे में हजारों टूटे हुए कांचों की खनक थी। इसके अंदर क्षण से बहुत कुछ टूटा चला गया था। कितने ही लम्हों तक तो वो कुछ बोल ही ना सकी थी। आई एम सॉरी सर, मगर सच्चाई यही है कि मैं परीजे के बिना नहीं रह सकता। मेरी सांसों की डोर उसकी सांसों से जुड़ी हुई है। मैं कहाँ हूँ साहिर? उसके लहजे में बेबसी थी। हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे इशल। उसने इशल का नाजुक सा हाथ हौले से दबाया और फिर खड़ा हो गया। वो जल्द अज जल्द परीजे के पास पहुंचना चाहता था, उसको मना लेना चाहता था, अपना बना लेना चाहता था। उसके जाने के बाद इशल के नैन कटोरे से गरम गरम सियाल निकलकर अपना असल खोते चले गए। दूसरी तरफ वहां परीजे का रिश्ता तय हो चुका था। हुजैफा की मम्मी मिठाई के टोकरे, शगुन और अंगूठी लेकर उनके घर में मौजूद थी। उन्होंने परीजे की उंगली में डायमंड की खूबसूरत और महंगी सी अंगूठी डाल दी थी। परीजे ने बगौर अपनी उंगली देखी, जहाँ डायमंड की रिंग लश्कारे मार रही थी, मगर इसकी चमक दमक के आगे इसकी खुशी क्यों मान पड़ रही थी? वो खुश क्यों नहीं है? ये तो इसका अपना फैसला है। साहिर जई इशल का है। इसको ये बात दिल से तस्लीम करना पड़ेगी और इसको दिल से निकालना होगा। इसे सिर्फ यादों में जिंदा रखना होगा। परीजे की मंगनी से अबीरा बहुत खुश थी। बेशक साहिर इनको दिल से पसंद था, मगर हुजैफा भी बुरा नहीं था। वो साहिर का दोस्त था, इसी की तरह फर्माबरदार, नेक और हैंडसम था, जिसने परीजे के दिल में झांका था और इसकी अच्छाई और सच्चाई को दिल से पसंद किया था। और अब तो वो यूं भी मुतमईन थी कि इसका वजन कम हो गया। वो पहले की तरह मोटी नहीं रही थी। वॉक और एक्सरसाइज ने इसको बहुत हद तक निखार दिया था। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। हुजैफा की मम्मी के चेहरे पर खुशी के सब रंगों को परीजा ने शिद्दत से महसूस किया था, मगर इसका दिल फिर भी क्यों खाली खाली लग रहा था कि वो अपनी मंगनी से खुश नहीं थी। इसकी आंखों के गोशे से एक मोती टूटा, और इससे पहले कि वो मोती बिखरता, इसने अपनी अंगश्त शहादत से बड़ी बेदर्दी से इस आंसू को रगड़ दिया था। बस एक यही मंजर अकमल खान की जेरक निगाहों से छुपा ना रह सका था। रेड एंड पिंक कंट्रास्ट की लाइट सी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉक में वो गम व अफसरदगी की तस्वीर लग रही थी। सब अपनी अपनी गपशप में लगे हुए थे, जबकि इसका यहाँ दिल नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था दुम घुट रहा है। वो बाहर की फिजा में सांस लेना चाहती थी, अपने अंदर के हब्स को बाहर निकालना चाहती थी। सब पर एक सरसरी सी नजर डालती वो खड़ी हुई। किसी की भी तवज्जो इस पर नहीं थी। वो सीधी हॉल से बाहर निकलती चली गई। चांद की 14वीं शब थी। चांद आसमान की काली चादर पर तारों के बीच अपने जोबन पर था, जिसकी रोशनी ने लॉन के हर जर्रे जर्रे को अपनी लपेट में लिया हुआ था। ठंडी हवा सरसराती हुई इसके वजूद के गिर्द घेरा डालने लगी। इसने अपने आप को समेटकर अपने बाजुओं को अपने गिर्द बांध लिया। परीजे,
साहिर की गंभीर आवाज इसकी समाज से टकराई। इसने तेजी से पलट कर देखा। साहिर, इसने धीरे से पुकारा। विल यू मैरी मी? वो 2 कदम आगे बढ़ा और बगौर इन सिया नैनों में झिलमिलाता हुआ आग से देखने लगा। मैं पीछे हर दीवार, हर वादा और ऐतो पैमान तोड़ आया हूँ। मेरे हाथों में किसी वादे की जंजीर नहीं है, न ही किसी के नाम की बेड़ियां हैं। तुमने इतनी देर कर दी ये बात कहते कहते। मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, मगर तुम नहीं आए। मैंने तो पलट कर भी तुम्हें देखा था साहिर। फिर क्यों तुमने मुझे नहीं पुकारा? क्यों मेरा हाथ नहीं थामा? परिजन ने इसको गिरबान से पकड़कर झिंझोर डाला। कितने ही मुक्के इसके सीने पर मारे, मगर साहिर जई ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। आई एम सॉरी हनी। साहिर जई ने अपनी चौड़ी हथेली के प्यालों में इसका चेहरा भर लिया था। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। वक्त की डोर अभी हमारे हाथों में है। नहीं। परिजे की आंखों में जब से हुजैफा का अक्स उभरा था। अब बहुत देर हो गई है साहिर। मेरी हुजैफा से मंगनी हो गई है। इसके नाम की अंगूठी मेरी उंगलियों में कैद है। वो झट से इससे अलग हुई। मगर परिजे, नो। मैंने एक वादा निभाने के लिए किसी से वादा खिलाफी नहीं कर सकती। परिजे के दिलो दिमाग में दर्द की शदीद सी जरूर ठेस उठी थी, मगर इसने निहायत महारत से इस दर्द को अपने अंदर दबा लिया था। हम हुजैफा को समझा लेंगे परिजे, उसने संजीदगी से कहा। नहीं साहिर, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें वापस लौटना होगा, मुझे भूलना होगा। वो जो खुद को बज़ाहिर बहुत मजबूत जाहिर कर रही थी, एकदम से इसकी आंखें भीग गई। तेजी से उसने अपना रुख मोड़ा था, न चाहते हुए भी आंसू लुढ़क कर रुखसारों पर आ गए थे। परिजा ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों से रगड़ कर इनको साफ किया और वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो जैसे ही अंदर बढ़ने लगी, राह में हुजैफा हाइल हो गया। परिजा ने भीगी भीगी पल के ऊपर उठाई थी। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है। मोहब्बत का होना हसीन तरीन, मगर मोहब्बत को पाकर खो देना, दिस इज नॉट फेयर। हुजैफा हल्के से मुस्कुराया और इसका हाथ थामकर वापस साहिर जई के पास ले आया था। तुझे लगता है तू अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने प्यार को छुपा लेगा? हुजैफा के लहजे और आंखों से बरहमी झलक रही थी। दिल तो चाहता तेरा सर फाड़ दूं, मगर क्या करूं? इस प्यारी सी लड़की को तकलीफ भी नहीं देना चाहता। हुजैफा, साहिर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हुजैफा ने उसको खामोश रहने का इशारा किया और परिजे का हाथ थाम लिया। परिजे ने परेशान निगाहों से इसकी तरफ देखा। हुजैफा ने इसकी उंगली से अपने नाम की अंगूठी उतार ली थी। परिजे सिर्फ तुम्हारी है। इसकी सांस पर, इसकी धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम है, और मैं किसी मासूम मोहब्बत का कत्ल करके गुनहगार नहीं होना चाहता। ये कहकर हुजैफा ने इसका हाथ साहिर के हाथ में थमा दिया, जिस पर साहिर ने पुरतशक्कुर नजरों से इसे देखा था। आज का दिन, आज का पल और आने वाला हल लम्हा, ये जिंदगी तुम्हारी है। थैंक्स हुजैफा। दोस्तों में सॉरी और थैंक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं तो बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। वो हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर दोनों पे एक नजर डालता उनके दरमियान से हटता चला गया था। आई एम प्राउड ऑफ यू। दालान के पास खड़े अकमल खान ने हुजैफा जैद को शाबाशी दी थी। ये तो मेरा फर्ज था। शुक्र है इस परवरदिगार का के बर वक्त सब कुछ सामने आ गया। अकमल खान ने चुपचाप इस अच्छे से लड़के को देखा और उसको लिए अंदर की जानिब बढ़ गए। अब तो खुश हो ना? साहिर जई ने हक से इसका हाथ थाम लिया था। बहुत ज्यादा। वो जिंदगी से भरपूर अंदाज में चहकी थी। मगर मेरी एक शर्त है तुमसे शादी करने की। शर्त? कैसी शर्त? वो हल्का सा बेचैन हुआ। वो ये कि तुम्हें मुझे ठेले वाले के गोलगप्पे, छोले की चाट और बर्गर खिलाने होंगे। उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। साहिर जई ने एक लंबी आह भरी और दिलचस्प नजरों से इसको तकने लगा। ठेले वाले से ही क्यों? मैं तुम्हें अच्छे और महंगे होटल से ये सब खिलाऊंगा। नहीं, परिजा ने सख्ती से इनकार किया। मुझे ये सब ठेले वाले से ही खाना है, जिसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। ओके ओके, जो हुक्म सरकार का। उसने चाह से हामी भरी। अब अगर खाने पीने से बाहर निकल आओ तो कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी कर ले। उसके लहजे का खुमार उसकी आंखों में शरारे परिजे की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका था। इसकी रगे जराफत फूटने लगी थी। पास आओ, परिजे ने धीरे से कहा तो साहिर जई 2 कदम और आगे बढ़ा। कई इंच भर का जो फासला था वो भी खत्म हो चुका था। साहिर, परिजे ने प्यार से उसका नाम पुकारा। हाँ बोलो हनी। वो तो फिदाई हो गया इसके अंदाज पर। बोलूं? इसने आंखें पटपटाई थी। आज सब कुछ बोल दो। साहिर, मुझे ये बोलना था कि वो जी भरकर उसका इम्तिहान ले रही थी, और साहिर जई बेताबी व बेकरारी से इसका मुंतजिर था कि वो कुछ बोले। कि जो भी बोलूंगी सब शादी के बाद। और फिर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती, उसको जोर से धक्का देती हुई खिलखिलाती हुई पलटी और अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ भागी। ओ हनी रुको, यू चीट। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हनी रुको। इस लॉन की ठंडी मीठी फिजाओं में परिजे की खिलखिलाहट और साहिर जई की पुकार गूंज रही थी। चांद की चांदनी भी इनके मिलन पर
ہر سو روشنی کی صورت میں کہے بکھیر رہی تھی۔ ختم شد۔ تو پیارے ناظرین، کیسی لگی آپ لوگوں کو ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔